हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको घटनासार अर्धवार्षिकी पढ़ा रहा हूँ और इसी क्रम में आज आपको मैं पूरी आर्थिक घटनाओं की अर्धवार्षिकी को कंप्लीट कराने वाला हूँ, जिसमें 6 महीने के आर्थिक घटनाएं जो हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं आज कंप्लीट कराऊँगा। पहले टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं, ब्रांड फाइनेंस इंडिया रैंकिंग 2025। ठीक है, तो ब्रांड फाइनेंस इंडिया रैंकिंग जो है वो उसके अनुसार टाटा समूह जो है वो 30 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू पार करने वाला भारत का पहला ब्रांड बन गया है। अगर आप यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप देखे होंगे तो यूपीपीसीएस 2023 में या 22 में 2 बार करंट अफेयर्स में ब्रांड वैल्यू पे सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है या ऐसे इस पे करंट अफेयर्स में सवाल पूछे गए हैं। ऐसे में इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप, ये इस रिपोर्ट से सवाल पूछा जा सकता है। ब्रांड फाइनेंस इंडिया रैंकिंग 2025 में टाटा ग्रुप जो है 30 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू पार करने वाला भारत का पहला ब्रांड बन गया है। ठीक है, तो टॉप 10 जो 100 कंपनी है उसका जॉइंट वैल्यू कितनी है, तो 236 बिलियन डॉलर है। ठीक है, ये बातें हैं। सबसे टॉप पे कौन सा है, टाटा समूह है, सबसे मूल्यवान ब्रांड है, याद रखना आपको। ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया करंट अफेयर्स है, पिछले 2-3 सालों में आप उठाकर देखना इसको। ठीक है, 23, 22 में या 21 में, इस सब उठाकर लाइन से देख लेना, इसमें पूछा गया है। इसीलिए बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे, एनालिसिस करोगे, इवन करंट अफेयर्स को भी कि सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको यूपीपीसीएस के लिए जब करंट अफेयर पढ़ रहे हो या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उससे कैसे सवाल बन सकते हैं, इन सारे पैटर्न का आपको पता चलता है। ठीक है, तो आपको पता करना इसमें कि सबसे टॉप पे कौन है, दूसरा एक इन्फोसिस है, तीसरा HDFC ग्रुप है। ठीक है, बस इतना आप याद रखना। अच्छा, तेज़ी से उभरते हुए ब्रांड में तो सबसे तेज़ी से उभरता हुआ ब्रांड है अडानी ग्रुप है। ये बातें हैं, इसलिए आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। 2024-25 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान आया है। तो खाद्यान्न उत्पादन कितना अग्रिम अनुमान है, इसको बहुत उतना याद नहीं रखना है, बस इतना जान लो कि टोटल जो उत्पादन है उसमें खाद्यान्न में वो 3,539 लाख टन मीट्रिक होगा, ऐसा बस है कुल खाद्यान्न। बस इतना ही याद रखो, बाकी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें याद रखने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि वो आपको लिए एक डेटा जो है मैं इसमें कृषि का और खनिज का एक डेटा सेपरेट दूंगा, वो एग्जाम से पहले दूंगा, जो यूपीपीसीएस या बीपीएससी का प्रीलिम्स होगा उसके पहले। ठीक है, आरओ के लिए जो दे रहे हैं उनके लिए टेलीग्राम पे मैं कुछ शेयर कर दूंगा डेटा जो इसी समय अपडेटेड है, लेकिन जब तक यूपीपीसीएस होगा उसके बाद डेटा कुछ बदल जाएगा, क्योंकि उस वक्त जो है खरीफ की फसलों का पूरा टोटल और तमाम जो है ये अनुमान और भी अपडेट होंगे। ठीक है, तो उस वक्त मैं उन सारे डेटा को दूंगा, उन सभी डेटा को मैं दूंगा उस वक्त, और आप उसको याद कर रहे हैं ना, वो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 2024 के प्रीलिम्स के पहले भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें कराई थी। ठीक है, हंगर हॉटस्पॉट 2025 FAO WEP, UN के FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में हाल ही में हंगर हॉटस्पॉट, ठीक है, इस पर एक रिपोर्ट जारी की। ठीक है, अर्ली वार्निंग ऑन एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी, इसमें बताया गया कि सूडान, दक्षिण सूडान, माली वैश्विक तौर पे सबसे गंभीर भूख संकट यहाँ पे है। इसमें संघर्ष है, आर्थिक अस्थिरता है और क्लाइमेट जनित जो है आपदाएं हैं, इसमें सबसे अधिक जो है भूखमरी का कारण है। ठीक है, अब याद रखना है, बताया गया इसमें कि दक्षिणी सूडान और सब डेटा दिया गया, लेकिन बस आपको इस डेटा से बस इतना ही याद रखना है कि ये। अब इसमें बताया गया है कि जो फिलिस्तीन में गाजा है वो यहाँ पे 2.1 मिलियन जनसंख्या गंभीर खाद्य संकट से जूझ रही है। हैती में भी है, कांगो जो लोकतांत्रिक गणराज्य में भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इसके बाद जो है फूड डेटा मेंस में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि बताता है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो अगर सटीक तौर पर मानवीय हस्तक्षेप नहीं करती हैं तो यहाँ पे संकट गहराएगा। ठीक है, तो फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। तो इस याद रखना है कि हंगर हॉटस्पॉट डेटा 2025 कौन जारी किया है, FAO और WFP, बस इतना आप याद रखो। फास्टैग आधारित वार्षिक पास योजना, भारत सरकार ने नियमित यात्रियों की सुरक्षा के लिए फास्टैग बेस्ड वार्षिक पास, एक पास की योजना शुरू की है। ठीक है, 2025 से लागू होगी, 15 अगस्त 2025 से, और इसका उद्देश्य क्या है कि टोल भुगतान को आसान करना है, डिजिटल बनाना है और उसको ट्रांसपेरेंट बनाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इस योजना के तहत उपयोगकर्ता 3,000 में 200 ट्रिप का लाभ उठाएंगे। ठीक है, तो बार बार जो ट्रैवल कर रहा है उसको यात्रा करने के लिए सुविधाजनक होगा, खासतौर पर 60 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोगों के लिए मददगार होगा ये। ठीक है, जो पहले टोल बाद इस तरह के होते थे। राजमार्ग यात्रा ऐप NHI और मोर्थ ऐप के जरिए सक्रिय इसको एक्टिव किया जाएगा, जिसमें वाहन पंजीकरण और फास्टैग जो है वो डिटेल देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब ये पूरा जो प्रोसेस है ना वो डिजिटल इंडिया के लिए मतलब काफ़ी जो है यूज़र फ्रेंडली है भी, और डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और कदम भी है। देश की सबसे बड़ी इन प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइटिंग हुई है। हरित परिवहन और टिकाऊ लॉजिस्टिक की दिशा में
मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा के मानेसर प्लांट में देश की सबसे बड़ी इन प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग का उद्घाटन किया है। अब 452 करोड़ रुपए की लागत से विकसित परियोजना है और ये पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के अनुरूप है। ठीक है, तो करिए क्या, रेल आधारित वाहन डिस्पैच को बढ़ा करके ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी। भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट साइडिंग है। ठीक है, और ये ग्रीन लॉजिस्टिक जो स्ट्रैटेजी है उसका हिस्सा भी है। बताया गया इसमें कि अब देखा इसमें बताया गया कि 35% वाहन जो हैं वो रेल के जरिए भेजना है। ठीक है, तो ये पूरा जो मारुति का देखें तो दूसरा इन साइड रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट है। पहला जो है गुजरात में शुरू हुआ था और दूसरा जो है यहाँ पर हरियाणा के मानेसर में शुरू हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, आरबीआई का सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स। आरबीआई ने जो शेड्यूल जो कमर्शियल बैंक हैं उनके द्वारा डेटा को गुणवत्ता को मूल्यांकन करने के लिए एक क्या किया है, सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स विकसित किया है। सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा सकता है कि सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स किसने विकसित किया, तो आरबीआई ने किया है। किस लिए, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो भी डेटा दिया जा रहा है, ठीक है, उनकी क्वालिटी का असेसमेंट करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है, तो यह जो सूचकांक है बैंकों के डेटा को 4 मानदंडों पर आंकता है। कौन कौन सा, एक्यूरेसी, टाइमलाइननेस और कंप्लीटनेस और कंसिस्टेंसी, यानी सटीकता के तौर पे, समयबद्धता के तौर पे, पूर्णता और संगति के तौर पे। इसका उद्देश्य क्या है कि ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना है। ठीक है, और जो भी पर्यवेक्षी रिटर्न के मामले में जो मास्टर्स गाइडलाइंस दी गई हैं उसके अनुसार जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका अनुपालन सुनिश्चित कराना है। ठीक है, तो ये बातें हैं। अब इसमें क्या क्या रहा है उसको छोड़ हटाओ आप। ठीक है, SDI स्कोर बताया गया, कुल इसमें बताया गया है कि कितना स्कोर है, क्या क्या चीज़ें, ये सब सवाल पूछेगा नहीं, इससे सवाल बनने की संभावनाएं कम है। ठीक है, ये बातें हैं। वर्गीकरण है इसमें कि अगर आप देखोगे तो 70 से नीचे रहेगा, इसका प्रदर्शन अच्छा से रहेगा, 90 से प्लस रहेगा तो 42 बैंक इसमें आ रहे हैं। अब इसमें सिर्फ बैंक तो नहीं है, कई सारे इसमें बताया गया कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, निजी बैंक है, विदेशी बैंक है, सब छोड़ो इसको, ये सब सवाल नहीं पूछेगा इसमें। अब आता है जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 20 जून को एक राष्ट्रीय परामर्श बैठक में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, अन्नपूर्णा देवी है, याद रखना इसको। ठीक है, बहुत लोग स्मृति ईरानी लगा के चले आएंगे, तो याद रखना, वो बहुत बीती बात है। अन्नपूर्णा देवी ने जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो अन्नपूर्णा देवी जो थी उन्होंने क्या किया, जेंडर बजटिंग नॉलेज हब। अब जेंडर बजटिंग की शुरुआत ऑफिशियली कब हुई थी, तो हमारा 2005 और 6 से हो चुकी थी। अभी एक यूपीपीसीएस मेंस में सवाल भी था बजट पे 2023 में, 2023 बोल रहा हूँ, GS3 में 2024 का जो मेंस हो रहा था इसमें, तो GS3 में एक सवाल भी था बजट के ऊपर और स्टेटमेंट था, और कायदे से उसमें जेंडर बजटिंग, ग्रीन बजटिंग, ये सब चीज़ें लिखनी थी। जो लोग लिख कर आए होंगे अच्छा नंबर उसमें पाएंगे, और काफ़ी एनालिटिकल सवाल था, काफ़ी लोगों को परेशान भी किया था वो। तो जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल जो है उसका शुरुआत की गई है। ये पोर्टल क्या करेगा कि लैंगिक बजट के प्रोसेस समेत जो जितनी भी सूचनाएं होंगी उसका डिजिटल तौर पे भंडार होगा उसमें, और अनेक जो मंत्रालय होंगे, विभाग होगा, निधारक उसका उपयोग कर सकेंगे। ये एक समावेशी शासन यानी जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट है उसके, और इसके लिए क्या है, एक वित्तीय प्रावधान है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक जो है देखें तो सशक्त तौर पर स्ट्रैटेजिक साधन बन चुका है इसको। अब आता है हम लोग 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2025। इम्पॉर्टेंट है ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 13 जून 2025 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संपन्न हुआ। कहाँ पे हुआ संपन्न, तो जेनेवा में संपन्न हुआ है। इसमें क्या है कि वैश्विक कार्यस्थल पे जो जैविक खतरे हैं उससे सुरक्षा को लेकर के पहला अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक पारित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि वैश्विक कार्यस्थल हैं उस पर जैविक खतरे क्या हैं, उस पर सुरक्षा को लेकर के पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक पारित किया गया है, जिसका निर्णय है कार्यस्थल पर कर्मचारियों की जो सिक्योरिटी है उसको सिक्योर करना। एक ऐतिहासिक कदम है ये। जो भी ये नया कन्वेंशन है जो उसके मेंबर कंट्रीज हैं उससे अपेक्षा करता है कि वे क्या है नेशनल पॉलिसी बनाएं। अब ये पूरा जो नेशनल पॉलिसी बनाया जाएगा उसे जैविक खतरों से सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और उसके लिए प्रतिक्रिया प्रणाली भी विकसित करनी है। ठीक है, महामारी के समय, संक्रमण के समय क्या निगरानी प्रणाली होगी। ठीक है, तमाम चीज़ें इसमें, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वगैरह भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें जो चर्चा के विषय थे वो मौलिक अधिकार हैं, कितना पारिश्रमिक मिल रहा है, सोशल सिक्योरिटी कितनी है, डेटा प्रोटेक्शन कितना है, निजता का ख्याल कितना रखा जा रहा है, डिस्प्यूट रिड्यूसल सिस्टम कैसा है, ये सारी चीज़ें इस पर बात की गई थी। ठीक है, ये सारे समुद्री श्रमिक जो हैं उससे संबंधित जो भी है यहाँ पे वो वहाँ पे बात की गई थी। ध्यान देना है
कि इसमें इसी बैठक में जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2025 हुआ है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये निकल कर आई कि फ़िलिस्तीन को आईएलओ की बैठक में गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया गया। तो फ़िलिस्तीन को दिया गया, इसलिए थोड़ा सा आप इसको ना हाईलाइट कर लेना, चीज़ों को समझना कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में तो पारित हुआ ही जो कन्वेंशन था, दूसरा जो है फ़िलिस्तीन को लिए आप यहाँ पे नोट करना, इसको ये इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें छोड़ देना, ठीक है। अब बजट वगैरह तमाम चीज़ें होंगी ही। अच्छा, ये ध्यान देना कि सामाजिक न्याय के लिए ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस का वार्षिक फोरम भी हुआ, ठीक है। और याद रखना इसमें कि अब कन्वेंशन जो C192 है, आईएलओ का पहला वैश्विक मानक है जैविक खतरों के लिए, जो ऊपर आपको मैंने बताया। मई में जीएसटी जो कलेक्शन है वो 2.1 लाख करोड़ पहुंच चुका है, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा जिसमें बताया कि जो जीएसटी कलेक्शन है साल दर साल जो है 16.4% बढ़कर 2.01 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, ठीक है, याद रखना इसमें। अच्छा, इम्पॉर्टेंट एक बात यह है कि सबसे अधिक जो है राज्यवार जीएसटी में सबसे अधिक टॉप प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो वो है महाराष्ट्र सबसे टॉप है, फिर है कर्नाटका, तीसरा है तमिलनाडु जो योगदान दे रहे हैं जीएसटी में, और चौथा है दिल्ली। गिरावट वाले कौन से राज्य हैं? आंध्रा है, उत्तराखंड है, मिजोरम है, ठीक है, ये बातें हैं। 3 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र जो उपक्रम हैं, जो डिफेंस के सेक्टर में जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनको मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो कौन से हैं? म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। ये मान्यता 3 वर्षों की छोटी अवधि के भीतर लाभ जो होता है वो कर पूर्ण जो लाभ होता है 30 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, उससे कमाने वाली जो संस्था होती है, कॉर्पोरेट जो संस्थाएं होती हैं, उनको यहाँ से तेज़ी से परिवर्तन को मान्यता देती है, ठीक है। तो ये पूरा जो है ना, ये 3 जो डिफेंस के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी उनको मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, नाम आपको याद रखना है। आर्म्ड व्हीकल लिमिटेड है, ठीक है, जो करती क्या है, तो MBT अर्जुन T90 टैंक्स वगैरह जो है ये सब निर्माण करती है। दूसरा आपका जो इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड है, तो खाना वगैरह बनाता है, ठीक है। और MIL के जो उत्पाद हैं उसमें गोला बारूद मोटार वगैरह तमाम चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जापान को छोड़कर भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये हमारे करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। जापान को छोड़ते हुए पीछे भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। IMF के आंकड़े के आधार पे जो नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं VR सुब्रमण्यम, उन्होंने इसकी घोषणा की थी, ठीक है। तो IMF ने अपनी जो है अप्रैल 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में GDP के मामले में 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा जापानी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ने की संभावना व्यक्त की थी, ठीक है, याद रखना है। IMF ने कौन सी रिपोर्ट थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। आपको याद रखनी है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF जारी करता है, वर्ल्ड बैंक मत लगा देना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेनली जो फोकस करने वाली हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ इसमें से फोकस करनी है। इतना बड़ा आर्टिकल है, इसमें से आपको मैं क्रक्स बताता हूँ जो आपके काम लायक होता है, बाकी चीज़ों को मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप देखो भारत का जो GDP है 2025-26 में $4.187 ट्रिलियन था, वहीं जापान का GDP वहाँ पे थोड़ा सा कम है, 1 पॉइंट जो है उसका अंतर है, दशमलव में जो 1 पॉइंट है वहाँ पे। तो अभी आपको ध्यान देना है कि IMF द्वारा जो जारी की गई जो नवीनतम आंकड़ा है उसके अनुसार विश्व की 10 सर्वाधिक GDP वाले जो देशों की प्रचलित सूची जो है उस पर GDP इस प्रकार है कि अमेरिका है टॉप पे 30.507, फिर चाइना है 19.231, वही जर्मनी है, फिर चौथे नंबर पे भारत है, और जापान जो है 5वें नंबर पे। थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इस तरह से यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा है, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, आपको कुछ काम का नहीं है। RBI ने केंद्र सरकार को 2024-25 के लिए लाभांश दिया है, ठीक है। तो RBI ने केंद्र सरकार को 2024-25 के लिए जो रिकॉर्ड 2,68,590 करोड़ रुपए का जो लाभांश है वो प्रदान किया। किसने दिया? RBI ने। किसको दिया? केंद्र सरकार को, ठीक है। तो पहला जो लाभांश पहले दिया गया था उससे 27% अधिक है, ठीक है। अब इस रकम को मिला दें तो RBI मोदी सरकार को 11 साल में करीब 11.42 लाख करोड़ रुपए का लाभांश दे चुका है, ठीक है, टोटल बात करें तो, ठीक। अच्छा, इसके साथ ही जो है RBI क्या किया है कि अपने आकस्मिक जो जोखिम बफर है CRB उसको भी 6.5 से बढ़ाकर 7.5 कर चुका है। मतलब क्या होता है कि उस राशि से जो RBI अपनी वर्तमान की जो लायबिलिटीज़ है उसको पूरा करने के लिए उसके जो वैधानिक दायित्व हैं
ठीक है, ऑब्लिगेशंस हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस, उसको पूरा करने के लिए उसको उस राशि को मेंटेन करता है, उसी को बोलते हैं आकस्मिक जोखिम बफर। ठीक है, तो उसको यहाँ पे 6.5 से बढ़ा करके 7.5 कर दिया है आरबीआई ने। तो ये बातें यहाँ पे की गई हैं। ठीक, अब ये टोटल लाभांश बताया गया है। इसमें सितंबर 2024 में देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना हो चुका था, 704 अरब डॉलर पहुंच चुका था। यहाँ पे ध्यान देना है, 704 अरब डॉलर। उसके बाद जो है आरबीआई बेचा। फॉरेक्स रिजर्व जो है मुख्यतः जो आरबीआई है वो एशियाई केंद्रीय बैंकों में सबसे बड़ा फॉरेक्स का विक्रेता भी है। ठीक है, अमेरिकी डॉलर होता है ये सब में, मेनली इसमें अमेरिकी डॉलर ही होता है। और यहाँ पे बाकी चीज़ें कुछ और भी इंपॉर्टेंट है नहीं, जो कि मतलब इसमें आपको बताऊँ मैं, और जो आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आरबीआई की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति 2025 जारी की गई है। ठीक है, तो पहले आप जान लो, रेपो रेट वो ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जिस पे आरबीआई जो कमर्शियल बैंक होते हैं उस पर उनको कर्ज देता है। तो आरबीआई ने रेपो रेट में 5 साल की सबसे बड़ी 0.50% की कटौती की है। ठीक है, ये चीज़ है। अब आ गया कितना, 5.50। इससे क्या होगा कि थोड़ा गति मिलेगी तमाम चीज़ें। इसके बाद ही आरबीआई ने जो सीआरआर है उसको 1% बढ़ा दिया है, उसको बढ़ा करके 1% बढ़ाकर 3% पे ला दिया है। सीआरआर क्या होता है, तो औसत दैनिक शेष राशि। किसी बैंक को आरबीआई के पास अपने जो शुद्ध डिमांड है और सावधि देयताएं हैं उसके परसेंटेज के रूप में उसको बनाए रखना सीआरआर आवश्यक होता है। ठीक है, तो रेपो रेट क्या है अभी वर्तमान में 5.50, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 5.25, रिवर्स रेपो रेट याद रखना इसको आपको 3.35। ठीक है, सीआरआर 3.3 एकदम सीधे 3 है। बैंक रेट कितना है, 5.75। भारतीय जनसंख्या पर यूएन की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जून 2025 में यूएन जनसंख्या कोष जो है उसने 2025 की स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस में कहा कि भारत में जो बर्थ रेट है उसकी कमी आई है। इसके बाद भी 2025 के अंत तक आबादी दुनिया में सर्वाधिक कितनी पहुंच जाएगी, इसकी आबादी 146 अरब तक पहुंच जाएगी। देश में जो जो कुल प्रजनन दर है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, टीएफआर जो है, उसके रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे जाने की बात की गई यहाँ पे। ठीक है, टीएफआर से भी जो है नीचे जाने की बात की। 2.1 जितना है इसका जो औसत प्रतिस्थापन दर है 2.1 है, उससे भी नीचे जाकर के 1.9 हो चुका है। भारत की जो कुल प्रजनन दर है वो कितना है, 1.9 है अभी औसत तौर पर। क्या है, यानी एक महिला 1.9 बच्चे ही पैदा कर सकती, मतलब पॉइंट में ये डेटा है एक तरह से। 2.1 से जो पूरा एक मार्जिन लेकर चला जा रहा था उससे भी हम नीचे आ चुके हैं, यानी कि भारत की कुल प्रजनन दर 1.9 है। ठीक है, अगले 40 वर्षों में देश की आबादी 1.7 अरब पहुंच जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जनसंख्या कम होना शुरू हो जाएगी। कम होने की मतलब लंबे अंतराल में कम होगा और 50-60 साल लगेंगे। युवा आबादी हमारे यहाँ उसके बाद घट जाएगी, यानी जनसंख्या की लाभांश का सबसे अच्छा समय यहीं पे। ठीक है, अभी देश की जो 68% आबादी है वो क्या है, कामकाजी है। इसको आप मेंस के डेटा में यूज कर सकते हो। मेंस में जब आंसर राइटिंग करो तो इसको यूज करना। जो कामकाजी आबादी इसमें बताया गया वो क्या है, 15 से 64 वर्ष लिया गया है। ठीक है, याद रखना 15 से 64 वर्ष लिया गया है, इस डेटा को याद रखना। ठीक है, 15 से 59 नहीं लिया गया है, 15 से 64 लिया गया है, इसमें 68% आते हैं। ठीक, 38% लोग मांग रहे हैं कि वित्तीय सीमाएं जो हैं वो प्रजनन जो स्वतंत्रता है उसको कम कर रही है, यानी जो आपका रिप्रोडक्शन रेट है, फर्टिलिटी रेट है, उसको कम करने के लिए सबसे कारण क्या है, फाइनेंशियल जो हमारे समय जो दिक्कतें, क्राइसिस हैं, तमाम जो है वो समस्याएं चल रही हैं भारत के लोगों के सामने, रोजगार वगैरह की, मुद्रास्फीति की, वो कहीं ना कहीं इसमें एक मुख्य कारण है। ठीक है, वर्तमान में जो बुजुर्ग आबादी है पूरी बताया गया यूएन की रिपोर्ट के अनुसार से 65 वर्ष औषधि के 7% है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो पुरुषों के लिए 71 वर्ष, महिलाओं के लिए 74 वर्ष की जीवन प्रत्याशा यहाँ पे बताई गई है। भारत में 11 वर्षों में 27 करोड़ लोग जो है अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं, विश्व बैंक द्वारा एक जारी किया गया डेटा, याद रखना विश्व बैंक। ठीक है, 2011-12 और 2022-23 में 26.9 करोड़, यानी लगभग जो है 27 करोड़ लोग, 26.9 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। ठीक है, ध्यान देना है कि 2011-12 में जो पॉवर्टी रेट थी वो कितना थी, 27.1%, घट करके 5.3% रह गई है। ठीक है, अच्छा याद रखना ऐसे समय ये डेटा आ रहा है जब विश्व बैंक जो है गरीबी रेखा का जो पैमाना उसको बदल दिया है। अब $3 यानी करीब 255 रुपये रोजाना हो चुका है। पहले क्या था, $2.15 था, अब $3 हो चुका है पर डे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं।
अब तमाम चीज़ें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और एमपी ने सबसे अधिक, जो 65% से अधिक लोग जिसमें अत्यंत गरीब थे, 65% तक लोग, वो उन लोगों ने 2/3 कमी में योगदान दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना इस चीज़ को। सबसे अधिक कौन कौन से? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। ठीक है, अत्यधिक गरीबी घट करके 2.8% हो चुकी है। ठीक, LIC बनी है सर्वाधिक लाभ कमाने वाली सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनियां जो भी हैं उसमें 2024-25 की जो मार्च तिमाही है उसमें LIC ने सबसे अधिक 19.013 करोड़ का रुपए का लाभ कमाया ना, 19,013 करोड़ रुपए का। ठीक है, 19,013 करोड़ रुपए का जो है इसने लाभ कमाया है। 38% उसका जो है लाभ पहुंचा है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा लाभ कमाया है कंपनी सरकारी? तो दूसरी है SBI। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं कोल इंडिया का तिमाही लाभ कितना है? तो 9,604 और इंडियन ऑयल इतना। तो इसमें सबसे टॉप पे कौन है? तो सबसे टॉप पे है वो LIC है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। हाँ, एक बात है, इस पूरे रिपोर्ट में बताइए कि जो पूरे वर्ष में, ये तिमाही की बात कर रहा है। ठीक है, एक तिमाही की बात कर रहा है। ठीक, यहाँ पूरे वर्ष की बात कर जब करेंगे तो SBI जो है वो 70,000 करोड़ रुपए कमाया, 70,901 करोड़ रुपए, और टॉप पे रहा। लेकिन तिमाही में सबसे अधिक किसने कमाई है? तो LIC ने कमाई है। SBI दूसरे नंबर पे है। ठीक है, कारों के घरेलू निर्माण के लिए इलेक्ट्रिक कार योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान दो। 2 जून 2025 को इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के निर्माण के लिए योजना बनाई गई। SPM EPCI, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर्स, इसकी गाइडलाइंस जारी की गई और घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ छूट दिया गया। ठीक है, तो इस योजना के तहत जो कंपनियां कम से कम 4,150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करती हैं तो 5 वर्ष के लिए उन्हें सीमित मात्रा में EV का 15% रियायती आयात शुल्क पर आयात करने की अनुमति होगी। ठीक है, वाहन पूरी तरह से निर्मित होंगे। ठीक है, और बताया गया कि $35,000 या उससे अधिक के CIF मूल्य के होने चाहिए। निवेश की सीमा कितनी होगी? 3 वर्ष होगी। इस बताया गया ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, ऑनलाइन वगैरह तमाम। आवेदक का कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का वैश्विक राजस्व होना चाहिए। तमाम चीज़ें यहाँ पे इसके लिए क्राइटेरिया है, पात्रता है। ठीक है, तो ये बताया गया इसमें इलेक्ट्रिक कार योजना किस लिए? कारों के घरेलू निर्माण के लिए है। ठीक, अल्जीरिया NDB का 9वां सदस्य देश बन चुका है। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं वही करा रहा हूँ जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। फालतू चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ से सवाल नहीं बनेंगे। UPPCS के पेपर का नेचर ही ऐसा है कि वो फैक्ट को ही जो है अरेंज करने के लिए देगा, मैच दी कॉलम करने के लिए देगा, फिर या उसको डेट वाइज अरेंज कर, मतलब तमाम चीज़ें इसी तरह से उसका होता है। स्टेटमेंट में देगा तो फैक्चुअल चीज़ों को ही उसमें पुटअप करता है, बहुत गहराई से नहीं आता है। इसलिए आप UPPCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में करंट अफेयर को आप देख रहे हैं कि करंट अफेयर पूछा कैसे जा रहा है, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमें कैसे क्वेश्चंस करने हैं, कैसे पढ़ाई करनी है, मैगजीन्स का कैसे इस्तेमाल करना है। अल्जीरिया जो है NDB का 9वां सदस्य देश बना है। अफ्रीकी देश ऑफिशियली जो है NDB का नया सदस्य देश बन चुका है, 9वां देश बना है। शंघाई उसका मुख्यालय है। ठीक है, और यहाँ का किसका? NDB का। ठीक है, और इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोतो सुबियांतो, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना 2015 में हुई थी। ब्रिक्स सदस्य देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रसिया, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका द्वारा इसके रूप में की गई थी। विश्व बैंक के मॉडल के तौर पे एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के रूप में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। क्या करता है? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके लिए जो है ये ऋण देता है। याद रखना, ऋण दोनों प्रकार के ऋण देता है। यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, 2 प्रकार के ऋण देता है, एक है संप्रभु ऋण, दूसरा है गैर संप्रभु ऋण। तो संप्रभु ऋण क्या होता है कि सरकार, गवर्नमेंट जो ऋण ले रही है उसको संप्रभु ऋण बोलेंगे, और गैर संप्रभु मतलब जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि निजी सेक्टर वगैरह के लिए भी ऋण होते हैं, ये NDB देता है। ठीक है, विश्व का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM हैदराबाद में लॉन्च हुआ है। ये बात को याद रखना है। हैदराबाद स्थित गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड ने AI बेस्ड गोल्ड मेल्टिंग ATM का अनावरण किया। गोल्ड मेल्टिंग ATM क्या है? ATM उपयोगकर्ताओं को सोने और सोने के आभूषण को खरीदना, बेचना, उसका विनियमन करना, पट्टे पे देना, डिजिटल करना, उसको मोनेटाइज करने की सुविधा देता है। 2024 में भारत का रियल टाइम गोल्ड ATM गोल्ड सिक्का नहीं लॉन्च किया था। ठीक है, अब इसका उन्नत संस्करण पेश किया गया है, AI से लैस है। ठीक है, और यह मशीन जो है ऑगमेंटेड AR तकनीकी का इस्तेमाल करती है, AR तकनीकी ऑगमेंटेड रियलिटी का, जिसमें जो ग्राहक होगा वो आभूषण खरीदने से पहले उसे पहन के वर्चुअली चेक कर सकता है, वर्चुअली उससे पहनकर चेक करेगा कि कैसे मेरे पे लगेगा, वो AR तकनीक है। ठीक है, ये ATM सोना यहाँ से सोना खरीदा जाएगा बल्कि बेचा भी जाएगा।
जब कोई ग्राहक सोना जमा करेगा तो मशीन उसको पिघलाती है, उसकी शुद्धता की जांच करेगी और उसका मूल्य स्क्रीन पर दिखा देगी। अब आता है भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन। हैदराबाद में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है उसकी टाटा समूह की एरोस्पेस शाखा है और यूरोपियन एरोस्पेस के जो दिग्गज एयरबेस है, मतलब वहाँ का एयरबेस कंपनी है, और भारत की जो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो कंपनी है उसने मिल करके कोलार के जिले के वेमगलन इंडस्ट्रियल एरिया में भारत की पहली निजी नेतृत्व वाली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन एस्टैब्लिश करने का निर्णय लिया है। ठीक है, H-125 हेलीकॉप्टर को असेंबल किया जाएगा। वैश्विक तौर पर सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये पूरा हेलीकॉप्टर है। ठीक है, ये बातें यहाँ पे की गई हैं। अच्छा, कर्नाटक में ही जो है यहाँ पे ध्यान देना कि मतलब इसके बाद जो है यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर असेंबली जो विकसित करने वाला जो टाटा और एयरबेस हैं वो जॉइंटली गुजरात के वडोदरा में C-295 सैन्य परिवहन विमान असेंबली सुविधा भी विकसित कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हेनले एंड पार्टनर्स की सबसे विश्व के धनी शहरों की रिपोर्ट आई है। तो यूके के स्थित हेनले एंड पार्टनर्स ने वर्ल्ड इंटेलिजेंस फॉर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ के साथ साझेदारी में विश्व के सबसे धनी शहरों की रिपोर्ट का चौथा संस्करण जारी किया है। तो मुंबई जो है, मुंबई 51,000 से अधिक करोड़पति और 25 अरबपति के साथ वैश्विक स्तर पे 27वें स्थान पे है। भारत का सबसे धनी शहर बॉम्बे है। दूसरे नंबर पे 50 जो टॉप के जो शहर है उसमें दिल्ली है जो 31,200 करोड़पति और 16 अरबपति के साथ क्या है 39वें नंबर पे है। ठीक है, तो ये पूरा जो है यहाँ पे रिपोर्ट आई है। यूएसए सबसे अधिक करोड़पति वाला शहर है, तो बस आपको इतना याद रखना है। दूसरा याद रखना है इस चीज़ को कि सबसे दुनिया में सबसे टॉप 5 जो धनी शहरों की सूची है उसमें सबसे टॉप पे कौन है, तो न्यूयॉर्क सिटी है। दूसरा कौन है, खाड़ी क्षेत्र बे एरिया अमेरिका का। तीसरा टोक्यो है। चौथा सिंगापुर है। भारत का पहला AI बेस्ड SEZ जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो AI बेस्ड जो SEZ है विशेष आर्थिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे सवाल यूपीपीसीएस पूछता है। यूपीपीसीएस के RO के पेपर में 2023 का जो कैंसिल पेपर था उसमें यूपी के SEZ पे सवाल पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप देखे होंगे तो आप जानते होंगे, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो वो सारी चीज़ें आपको मालूम चलेंगी कि किस एरिया से सवाल उठाए जा रहे हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे जब भी कोई करंट अफेयर होगा या चीज़ें होंगी तो सवाल पूछेगा। तो भारत का पहला AI बेस्ड जो है AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे है, नया रायपुर, जो नया रायपुर छत्तीसगढ़ में विकसित हो रहा है। नया रायपुर छत्तीसगढ़ में 1,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ उसको डेवलप किया जा रहा है। अब ये MP स्थित कार्बन न्यूट्रल डेटा सेंटर, इस परियोजना को इंदौर स्थित कार्बन न्यूट्रल डेटा सेंटर रैक बैक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया जाएगा। यानी इस परियोजना जो है भारत को वैश्विक टेक्नोलॉजी केंद्र के रूप में स्टैब्लिश करने का बड़ा कदम उठा रही है। इस SEZ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसको AI अनुसंधान विकास और उसके तैनाती के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए डिजाइन किया गया है। जो रैकबैक डेटा सेंटर SEZ है 6 एकड़ में फैला होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि रायपुर में पहला AI केंद्रित स्पेशल इकोनॉमिक जोन छत्तीसगढ़ में नया रायपुर जो है वहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। राष्ट्रीय राजमार्गों की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की रणनीति जो है वो यहाँ पे बात की जा रही है कि देश के बुनियादी ढांचा विकास को स्पीड देने के लिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रोत्साहित करने के लिए NHAI पहली बार सड़क क्षेत्र के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण स्ट्रैटेजी जारी की है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो ऑपरेशनल जो नेशनल हाईवेज हैं, एसेट्स हैं, उनसे पूंजी जुटाना है और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है ताकि जो हम लॉन्ग टर्म में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं उसके लिए हम उसका डेवलप कर सकें, उसके लिए फंडिंग जो है अरेंज कर सके। ठीक है, तो 3 स्तंभ इस प्रकार है। सरकारी जो परिसंपत्ति उसका मूल्य अधिकतम करना है, प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना है और निवेशकों के लिए जानकारी का प्रसार करना है, बाजार विकास को बढ़ावा देना है और हितधारकों की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी है। ठीक है, इस रणनीति में 3 प्रकार की बात की गई है। वित्तीय मॉडल, टोल ऑपरेटिविटी इनविट्स और टोल राजस्व का प्रतिभूतिकरण, जो आपने जो इन्वेस्टमेंट के मॉडल में सब चीज़ों को पढ़ा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इन मॉडल के जरिए NHAI ने 6,100 करोड़ रुपए से अधिक जो है किलोमीटर से अधिक राजमार्गों पर 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कमाई यहाँ पे की है। पूंजी जुटाई, कैपिटल जुटाया है उसने।
सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के निर्माण के लिए प्रोत्साहन में लिए सेज के जो नियम हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसमें बदलाव किया गया है। इस सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक जो घटक हैं उसके निर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन संबंधित नियमों में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि हाई टेक्नोलॉजी निर्माण में इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना, भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखला में उसको सशक्त करना है। अब इसके लिए जो अब ध्यान दिया गया है कि नियमों को जो है केवल सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के निर्माण हेतु जो है क्या है कि न्यूनतम 10 हेक्टेयर की जो भूमि की आवश्यकता होगी। पहले कितनी थी, ये 50 हेक्टेयर थी, लेकिन अब जो है वो 10 हेक्टेयर की भूमि की आवश्यकता होगी। इसके लिए रूल 5 में संशोधन किया गया, यानी छोटे छोटे जो मझोले निवेशक हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, घरेलू बाजार में भी उत्पाद बेचने की अनुमति जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की इकाइयों को यहाँ पे अनुमति दे दी गई है। ठीक है, बस इसमें यही एक क्लूज है, मतलब उसमें एक लागू किया गया है कि जो शुल्क है, लागू शुल्क, उसका भुगतान करें। अब जो इसमें उत्पाद शुल्क जो शुल्क लागू हो रहा है उसका भुगतान करेंगे तो वो अब घरेलू बाजार में भी अपने प्रोडक्ट्स जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो बेच सकते हैं। ठीक है, ये नियम की बात यहाँ पे की गई है। ठीक, अब गुजरात और कर्नाटक में नई स्पेशल इकोनॉमिक जोन की इकाइयों को मंजूरी दे दिया गया है। जो नीतिगत सुधार ये हुए हैं, तो 2 नई स्पेशल इकोनॉमिक जोन की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। माइक्रॉन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के को गुजरात का जो साणंद है, पिछले साल करंट अफेयर्स में मैंने आपको पढ़ाया था गुजरात के साणंद में कि वहाँ पे सेमीकंडक्टर के प्लांट्स बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे उसको 37.64 हेक्टेयर में सेमीकंडक्टर के निर्माण इकाई लगाने की अनुमति दे दी गई है। तो वहीं उसकी समूह की इकाई जो है हबली ड्यूरेबल गुड्स क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड को कर्नाटक के धारवाड़ में लगभग 11.55 हेक्टेयर के 100 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्टैब्लिश करने की अनुमति मिली, यानी कि 2 है। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने बैठे हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो फ्लिपकार्ट है ना, वो वॉलमार्ट की उसको किसने खरीदा था, वॉलमार्ट ने खरीद लिया था फ्लिपकार्ट को, तो उसकी स्वामित्व किसके पास है, वॉलमार्ट के पास है। तो डिजिटल इकोनॉमी में भारत ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है कि जो फ्लिपकार्ट है उसको इस रिजर्व बैंक ने NBFC का दर्जा दे दिया है। NBFC के रूप में पंजीकरण के लिए अनुमति दे दी है। सीधे ग्राहकों को अब वो ऋण दे सकेगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन NBFC। ठीक है, फ्लिपकार्ट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को NBFC का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अब ये जो है अपने फिनटेक जो प्लेटफॉर्म है सुपर.मनी के जरिए पर्सनल लोन, व्यापारिक क्रेडिट, ये सब दे सकेगी। NBFC जमात नहीं लेती है नॉर्मल बैंकों की तरह, लेकिन ऋण और क्रेडिट सेवाएं देती हैं। इसका नियमन कैसे होता है, तो RBI के एक्ट 1934 के तहत होता है। ठीक है, पहले जो है बहुत सारे जो फ्लिपकार्ट था वो एक्सिस बैंक, IDFC बैंक और क्रेडिट सेशन अन्य जो संस्थाएं थी उनके साथ साझेदारी पे लोन देता था, लेकिन अब ये स्वतंत्र तौर पे क्रेडिट क्षेत्र में काम करेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, पहली बार है किसी भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी को लाइसेंस मिला है जो रिटेल ऑनलाइन रिटेल में फिनटेक का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अभी एक कंपनी अमेजन की भी है एक्सियो, वो भी RBI की से मंजूरी की प्रतीक्षा में, हो सकता है आने वाले समय में उसको भी जो है ये आपको NBFC का दर्जा मिल जाए। अब आते हैं हम लोग 2024-25 में देश में खनिजों का रिकॉर्ड उत्पादन की बात यहाँ पे की गई है। तो खान मंत्रालय के आंकड़े आए हैं, बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रमुख खनिजों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। ये हमारे लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, खान मंत्रालय के आंकड़े हैं ये। ठीक है, तो जो लौह अयस्क है उसमें उसका उत्पादन 279 मिलियन टन रहा, 4.3% अधिक। इसके साथ ही मैग्नीज अयस्क जो है उसका उत्पादन जो है 3.4 मिलियन टन रहा। उत्पादन में जो है मतलब ये ध्यान दें तो 11% की वृद्धि रही है, और यहाँ पे जो पहले उत्पादन था 3.4 मिलियन, अब बढ़ के 3.8 मिलियन। बॉक्साइट जो था वो कितना है, 24.7 मिलियन टन है। वही सीसा इस तरह से आप देखोगे तो 393,000 टन THT पहुँच चुका है। और ये जो आंकड़े थे वो गैर लौह धातु क्षेत्र में ध्यान दें तो बताया गया इसमें कि जो एल्युमिनियम उत्पादन है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 42 लाख टन का रिकॉर्ड यहाँ पे उत्पादन हुआ है। रिफाइंड कॉपर उत्पादन जो है वो 5.73 लाख टन हो चुका है। भारत का पहला डुअल नेटवर्क स्केपिया फेडरल रुपे क्रेडिट कार्ड। स्केपिया जो है एक देखो फिनटेक पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, फिनटेक इनोवेशन में बहुत बड़ा काम हुआ है कि जो ट्रैवल फोकस प्लेटफॉर्म जो है स्केपिया फेडरल बैंक के साथ मिलकर के स्केपिया फेडरल रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों जो नेटवर्क है उसको सपोर्ट करने वाला कौन कौन सा, वीज़ा और रुपे दोनों नेटवर्क को सपोर्ट करने वाला डुअल नेटवर्क क्रेडिट कार्ड है।
यह कार्ड यूपीआई के साथ भी काम करता है, यानी जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट्स होंगी, ऑफलाइन ऑनलाइन पेमेंट, सबको सपोर्ट करेगा और सभी खर्चों का इंटीग्रेटेड स्टेटमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जो मोबाइल फास्ट ट्रैवलर्स हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया है ये पूरा। और ध्यान देना इसमें कि स्केपिया ने 2023 में वीज़ा ओनली कार्ड पेश किया था। अब यहाँ पे क्या है कि इसने एक नया अपना डुअल नेटवर्क क्रेडिट कार्ड दिया है जो वीज़ा और रुपे कार्ड को भी सपोर्ट करेगा, स्केपिया ने दिया है। ठीक है, किसके साथ मिलकर किया है? फेडरल बैंक के साथ मिलकर उसने किया है। ठीक है, तो ये पूरी जो सुविधा है उसमें AI बेस्ड ट्रेन वेट लिस्टिंग प्रेडिक्शन, स्टे बुकिंग, छात्रों नागरिकों के लिए कस्टमर केयर विकल्प, नया रिवार्ड सिस्टम, स्कोपिया कॉइन वगैरह तमाम चीज़ें हैं। ये RBI द्वारा, यह पहल RBI द्वारा रुपे और UPI के इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, 2024-25 में भारत के डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भारी वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी अनंतिम आंकड़ों में FDI में प्रवाह बढ़ा है। और जो आंकड़ा है जो मेंस के लिए मैंने भी लिखा था, तो ये डेटा कितना है? $81.04 बिलियन है। पिछले वर्ष की तुलना में 14% की वृद्धि यहाँ पे हुई है। ठीक है, ये बातें हैं। अच्छा, सकल जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है उसमें इक्विटी इनफ्लो है, उसके अतिरिक्त जो है री इन्वेस्टेड अर्निंग और अन्य पूंजी प्रवाह भी रहे हैं। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान देनी है। सबसे अधिक जो है FDI इक्विटी का किसमें अंतर प्रभाव रहा? तो सर्विस सेक्टर में रहा 19%। इसके उसमें भी जो है 16% जो है कंप्यूटर हार्डवेयर क्षेत्र में रहा, 8% ट्रेडिंग के क्षेत्र में रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, अच्छा याद रखना है कि 40% अधिक था पिछले वर्ष की तुलना में जो हमारा सेवा सर्विस सेक्टर में FDI रहा। अब याद रखते हैं कि सर्वाधिक जो इक्विटी का इन्फ्लो हुआ वो सबसे अधिक किस स्टेट में हुआ? तो याद ये रखना इसमें, तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक जो है FDI जो है सबसे अधिक प्राप्त हुआ 19.6। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर है कर्नाटक का, तीसरा नंबर है दिल्ली का। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। सबसे जो स्रोत है यानी कि FDI इक्विटी जहाँ से हमारी पास आ रही है उसके जो सोर्स कंट्री के रूप में, यानी सवाल ये UPPCS का पूछा गया सवाल है पिछले साल नहीं 2-3 सालों में अगर आप उठा के करंट अफेयर को देखना तो सबसे अधिक जो इन्वेस्टमेंट का स्रोत भारत में क्या रहा है, कौन सा देश रहा है, तो ऑप्शंस दिए थे उसमें। तो भारत में याद रखना सबसे अधिक कहाँ पे आ रहा है? सबसे अधिक जो है वह सिंगापुर है, उसके बाद मॉरिशस है, उसके बाद जो है अमेरिका है। ठीक है, सबसे टॉप पे कौन सा है? वो है सिंगापुर। सबसे बड़ा FDI का 7वें वर्ष लगातार स्रोत बना हुआ है। टोटल इनफ्लो में 19% का सिंगापुर योगदान देता है। 2024-25 के लिए 14 खरीफ उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को घोषित किया गया है। 14 जो खरीफ की जो उपज है उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP को जो है यहाँ पे घोषणा की गई है। सबसे सर्वाधिक जो वृद्धि है इस वक्त नाइजर सीड यानी राम तिल में 820 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से की गई है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, अच्छा ये चीज़ें हैं सबसे अधिक। अब यहाँ पे आप जाओ, यहाँ डेटा उठाकर देखो ये डेटा धान है, धान का जो है यहाँ पे 2369 रुपये जो है यहाँ पे की गई है। ग्रेड A का धान होगा तो थोड़ा सा 20 रुपये और बढ़ा लेना उसमें। ठीक है ज्वार है, अच्छा बाजरा है, सब तमाम है, रागी है। नाइजर सीट उठाकर देख लो तो 9,537 रुपये जो है प्रति क्विंटल है। ठीक है, तो ये इसका पूरा जो है यहाँ पे MSP बताई गई है। तो यह आपने ध्यान दे दिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुत अधिक इसमें नहीं पढ़ना है। 2024-25 के लिए देश की GDP और राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान। तो देश के GDP और नेशनल इनकम संबंधी जो प्रोविजनल एस्टिमेट्स है उसके लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग कार्यालय NSO ने यहाँ पे जारी किया और उसमें बताया कि वित्तीय वर्ष में GDP में वृद्धि 6.5% अनुमानित की गई है। ठीक है, 6.5% रहने का GDP में जहाँ पे अनुमान लगाया गया है। ठीक है, अच्छा जो घरेलू उत्पाद है 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद वो कितना अनुमानित है? 187.97 लाख करोड़ रुपया अनुमानित है। ठीक है, ये बातें हैं। राष्ट्रीय आय बात करते हैं हम लोग, तो शुद्ध कीमतों पे जो है याद रखना है कि जो अंतिम स्थिर कीमतों पे 2024-25 में शुद्ध राष्ट्रीय आय कितना है? 161.51 लाख करोड़ रुपए है। प्रति व्यक्ति आय जो है आप बताइए स्थिर कीमतों पे कितना रहने वाला है 2024-25 में? तो 1,14,700 रुपये जो है इसका ताज़ा अंतिम अनुमान है। ठीक है, ये बातें हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं याद रखना आपको। तो प्रचलित कीमत पे ध्यान दो, तो हमारा जो पूरा GDP एट करेंट प्राइस है वित्तीय वर्ष 2024-25 में 330.68 लाख करोड़ रुपए जो है वो 68 लाख करोड़ रुपए का NSO का अनुमान है। ठीक है, और ये अनुमानित थी उससे थोड़ा सा कम ही है, बस याद रखना इसमें। और प्रचलित जो कीमत है यानी कि एस्टिमेट एट करेंट प्राइस है, इसमें शुद्ध राष्ट्रीय आय कितना है? वो है 289.1
10 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है शुद्ध राष्ट्रीय आय टोटल, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय जो है वो बताएगा करंट प्राइस पे वो कितना है 2,05,324। वही मूल्य पे जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है बेसिक प्राइस है वो सारी चीज़ें हैं, इसको इसमें याद नहीं रखना है, बस आप पढ़ लेना। सवाल अगर पूछेगा तो डेटा आपको थोड़ा सा अगर आपके सब कॉन्शियस माइंड में रहेगा तो आपको ज़रूर याद आएगा, वरना इतना डेटा याद करना संभव किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं 2024-25 में भारत के विदेशी व्यापार के अनंतिम आंकड़े आए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं भारत के जो विदेशी व्यापार के अंतिम आंकड़े। इसमें बताया गया है कि विदेशी व्यापार के अनंतिम आंकड़ों में वाणिज्य मंत्रालय ने 16 अप्रैल 2025 को जारी किए। इसमें कुल निर्यात बताया गया है, यानी वस्तुगत निर्यात यानी वस्तुओं का जो निर्यात कर रहे हैं, साथ ही साथ हम सेवाओं का जो निर्यात कर रहे हैं उसमें बताया गया कुल निर्यात कितना है 820.93 अरब डॉलर, ठीक है, जो बताया गया कि पहले की तुलना में 5.50% अधिक है, ठीक है। इसके साथ ही जो है आयात कितना हमारा है, तो आयात हमारा है 915.19 अरब डॉलर, यानी टोटल कितना हमारा घाटा हो रहा है, ये बात ध्यान दो, व्यापार घाटा है 94.26 अरब डॉलर, क्योंकि आयात हम अधिक कर रहे हैं, निर्यात थोड़ा सा कम हुआ हमारा, तो यहाँ बता रहे हैं कम नहीं हुआ मतलब कम है, ठीक है। तो 94.26 अरब डॉलर का जो है यहाँ पे हमारा व्यापार घाटा रहा है, ठीक है। यहाँ पे व्यापार घाटा रहा है। वस्तुगत व्यापार घाटा कितना है 282 डॉलर है, क्योंकि 282 अरब डॉलर है, बस हम सेवाओं के निर्यात में थोड़ा सा देखिए, इसलिए हमारा जो है व्यापार घाटा जो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अमेरिका लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है, ये बात को आपको याद रखनी है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में चौथा वर्ष है जब अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ट्रंप इसको भी नाश करने के चक्कर में लगे हुए हैं, हमेशा धमकी वगैरह, नए ट्रेड डील वगैरह तमाम चीज़ें उसकी बवाल चल रहे हैं, वो आदमी उत्पाती है, ठीक है। दूसरा जो है वो स्थान है वो चीन का है, तीसरा स्थान जो है यूएई का रहा है, ठीक है। तो अमेरिका जो है भारत का लगातार चौथे वर्ष सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर बना हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, देखो यहाँ से देखो कि भारत से अमेरिका के लिए कुल निर्यात कितना था 2023-24 77 था, बढ़ के कितना हुआ 86.51 अरब डॉलर हो गया। आयात वहाँ से कितना है 45.33 अरब डॉलर, यानी हमारा आयात कम है निर्यात ज़्यादा है, ठीक है। तो थोड़ा सरप्लस में है, व्यापार संतुलन है। चीन है, चीन दूसरा हमारा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे व्यापार घाटा जो है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो 99 अरब डॉलर जो है वो चीन के पक्ष में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इसको याद रखना है। एनवीडी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। एनवीडिया जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। तो मूल्यवान कंपनी, वैल्यू, ब्रांड यूपीपीसीएस के फेवरेट टॉपिक्स हैं करंट अफेयर में सवाल पूछने में, इकोनॉमिक सेक्शंस में, तो इसको याद रखना स्टार मार्क करके कि हमको ये सवाल पूछा जा सकता है, ये मान के चलना आप, ठीक है। सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी हाल ही में बन चुकी है। एआई में कंपनी की मजबूत होती पकड़ इससे बाजार कीमत को लगातार बढ़ा रही है। शेयर में 3.4% का उछाल आया है, ठीक है। सकल बाजार मूल्यांकन लगभग 3.45 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, ठीक है। यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा के में भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है, सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी को बनाने में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के आंकड़ों के अनुसार सोशल सिक्योरिटी कवरेज में भारत जो है दुनिया में दूसरे स्थान पे पहुंच चुका है। 64.3% आबादी यानी 94 करोड़ से अधिक जो है नागरिक अब कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के उसके लाभों के अंतर्गत जरूर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है भारत ने ILO स्टैट डैशबोर्ड में 2025 का डेटा अपडेट करने वाला दुनिया का पहला देश बन करके डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में पहली भूमिका निभाई है, अग्रणी भूमिका। तो ये याद रखो ILO स्टैट्स जो है उसमें डेटा भरना होता है, डैशबोर्ड है उसमें। तो भारत डेटा अपडेट करने वाला दुनिया का पहला देश बनकर डिजिटल गवर्नेंस में अग्रणी भूमिका निभा रहा है जिनेवा में, ठीक है। जिनेवा में जो है इसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत की जो तमाम जो गरीब और श्रमिक हितैषी नीतियाँ हैं उस पर हमारे मंत्री जी ने, मनसुख मांडविया ने इसको प्रस्तुत किया था। और मोदी जी की जो अंत्योदय का सिद्धांत है वह तमाम चीज़ें वहाँ पे की गई थी। ई श्रम पोर्टल पे 30 करोड़ से अधिक लोग जो हैं असंगठित क्षेत्र श्रमिक जो हैं वो पंजीकृत हैं, ये बात याद रखो। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल वैश्विक नौकरी के मार्गों को संकलित कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम गतिशीलता प्रोत्साहित कर रहा है, तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। श्रीलंका की DFCC बैंक गिफ्ट सिटी में NFSC-IX पर बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी है। सीमा पार सस्टेनेबल फाइनेंस के सेक्टर में एक
बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है कि श्रीलंका की जो DFCC बैंक है PLC, इसने DFCC बैंक PLC ने भारत के गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है उस पर बॉन्ड सूचीबद्ध किया है और पहली विदेशी कॉरपोरेट कंपनी बनने की गौरव प्राप्त किया है। इसके ग्रीन बॉन्ड का मूल्य कितना है? 2.5 बिलियन श्रीलंकाई रुपये, यानी कि लगभग 65 करोड़ रुपये है। ठीक है, सौर योजनाओं के वित्त पोषण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बातें हैं। अब आते हैं हम लोग केंद्रीय बजट 2025-26। हालांकि मैंने केंद्रीय बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे एक वीडियो तो मैंने पहले बना रखी है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। ठीक है, तो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण ने सबका विकास की थीम के साथ, यहाँ पे थीम याद रखना, इस बजट का थीम क्या है 2025-26 का, सबका विकास, इसको संसद में प्रस्तुत किया और बताया गया कि ये केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का रिकॉर्ड लगातार 8वां केंद्रीय बजट है। ठीक है, उन्होंने रिकॉर्ड मोरारजी देसाई का तोड़ा है। बजट में 4 विकास इंजन हैं। कौन से हैं? कृषि है, MSME है, निवेश है और निर्यात है। याद रखना है, 4 विकास इंजन पे बात की गई है, कृषि पे, MSME पे, निवेश पे और निर्यात पे। 6 सिद्धांत दिए गए हैं इसमें विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। विकसित भारत का लक्ष्य कब तक है? 2047 तक। ठीक है, क्या है? गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा। इसके बाद आता है बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ जो हेल्थ सर्विसेज हैं, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें 70% महिलाएं, देश को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बनाने की वाले किसान। ठीक है, और इन्हीं सिद्धांतों और विकास इंजनों के अनुरूप सरकार की जो अनेक पॉलिसीज़ हैं, योजनाएं, उसका उल्लेख अपने बजट भाषण में मंत्री जी ने किया। ठीक है, अब बताया गया इसमें कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सरकार 82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार को हटा करके एकल उपक्रया अधिभार से इसको लागू करेगी। ठीक है, और निःशुल्क दवाएं देने वाली जो कंपनियां, उसके द्वारा जो रोगी सहायता कार्यक्रम है उसको BCD से छूट दी जाएगी। तो यहाँ पे बात की गई इसमें। अब बताया गया है कि बजट की जो पूरी रूपरेखा है वो क्या है। सरकार की कुल प्राप्तियाँ, कुल व्यय जो देखो इसमें क्या है, 48,20,512 करोड़ रुपए इस बजट में जो है कुल व्यय अनुमानित किया गया है। ठीक है, 2024-25 के दौरान। अच्छा, 2025-26 के दौरान, ये 24-25 का था आंकड़ा। ठीक है, 2025-26 के दौरान सरकार का कुल व्यय कितना है? तो 50,65,345 करोड़ रुपए नए बजट में प्रस्तावित है। ठीक है, तो पिछले साल के बजट से 3,48,858 करोड़ रुपए अधिक है। अच्छा, इसके साथ ही बजट में बताया गया इसमें कि जो कुल व्यय है उसमें से राजस्व खाते में जो है वो कुल व्यय में से जो है 39,44,255 करोड़ रुपए राजस्व खाते में और 11,21,000 रुपये कैपिटल जो अकाउंट है, पूंजी खाते, उसमें व्यय होंगे। ठीक है, तो याद रखना है इसमें कि 50,65,345 करोड़ रुपए कुल व्यय है। ठीक, राजस्व प्राप्ति आपको पता है इसमें कि राजस्व प्राप्ति जो है यहाँ पे इसमें की गई है, जैसे कि इसमें बताया गया कि 34,20,409 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति है और 16,44,936 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं। ठीक है, इसमें बताया गया कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसके द्वारा 47,000 करोड़ रुपए एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये बातें हैं। अब बताया गया कि केंद्रीय जो बजट 2025-26 है उसमें सबसे अधिक व्यय किस पे किया जाएगा? तो बजट के अनुमान यानी देखो ब्याज पे, फिर परिवहन, फिर रक्षा, इस पर बताया गया इसमें कितना कितना जो है प्रमुख सब्सिडी है, फिर पेंशन है, फिर ग्रामीण विकास है, इस तरह से इसमें आवंटित किया गया क्षेत्रों का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बजट में राजकोषीय घाटा जो आपको इंपॉर्टेंट है, फिस्कल डिफिसिट कितना है? तो GDP का 4.4% होगा, यानी 15,68,936 करोड़ रुपए। ठीक है, और राजकोषीय घाटा जो है वो 4.9% तक लक्ष्य था, लेकिन जो अभी हमारा जो GDP जो में राजकोषीय घाटा अनुमानित है वो कितना है? 4.4% होगा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा जितना हो रहा और प्लस पूंजीगत व्यय कितना हो रहा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, माइनस गैर ऋण से जो सृजित पूंजीगत प्राप्ति, उसको घटाने पे राजकोषीय घाटा मिलता है। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? तो जो राजकोषीय घाटा में से जो ब्याज भुगतान होता है उसको घटा देंगे तो वहाँ पे हमारा प्राइमरी डिफिसिट निकलेगा। तो कितना है GDP का? 0.8% अनुमानित किया गया है। अप्रत्यक्ष कर, यहाँ बताया गया कि जो अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव है कि जो केंद्रीय बजट 2025-26 है इसमें 7 टैरिफ जो दर है उसको हटाने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, ये बातें हैं। 36 जीवन रक्षक औषधि दवाओं को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। ठीक है, ये बातें यहाँ पे की गई हैं। इसके साथ ही जो है
बहुत इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ चीज़ें। देखो, हस्तशिल्प वस्तुओं की निर्यात अवधि 6 वर्ष से बढ़ाकर 1 वर्ष की गई है। ठीक है, ये बात है। नई कर व्यवस्था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि न्यू टैक्स जो पूरी व्यवस्था बनाई गई, सिस्टम बनाई गई, उसमें 12 लाख रुपए तक की जो आय होगी, ठीक है, मतलब उसमें क्या है कि कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, जो वेतन भोगी करदाता उसके लिए सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती, यानी कि 12,75,000 रुपये होगी, यानी वेतन भोगी जो करदाता होंगे उनके लिए, वेतन जो पा रहे होंगे। ठीक है, नई संशोधित जो कर व्यवस्था है वो उसमें बताया गया इसमें कि तमाम चीज़ें हैं। इसके लिए इसमें आपको इंपॉर्टेंट नहीं, जो आपको प्रीलिम्स में पूछे सवाल। ठीक है, ये याद रखो, नए आयकर स्लैब्स हैं जो ये नए आयकर स्लैब्स में ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, इस तरह से इसको आप एक बार देख लेना। बजट रेलवे के लिए कितना है? 2,65,000 करोड़ रुपए का है। ठीक है, 2.65 लाख करोड़ रुपए का ये पूरा जो है बजट है, जिसमें 200 नई वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी, 100 अमृत भारत, 50 नमो रैपिड रेल और 17,500 जनरल नॉन AC को जो है कोच मिलने की अनुमति यहाँ पे उम्मीद यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अच्छा, भारत का लक्ष्य क्या है हाई स्पीड ट्रेनों के जरिए? कि ध्यान देना कि इसमें बताया कि रेलवे जो है इस वर्ष के अंत तक 1.6 बिलियन टन कार्गो को जो छूने वाला, यानी कि जो है पूरी दुनिया में, देखो दुनिया में सबसे बड़ा माल ढुलाई वाला रेलवे बनने की ओर अग्रसर है। ठीक है, 2047 तक हाई स्पीड ट्रेनों के संबंध में भारत की पॉलिसी ये है कि 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का समर्थन करने वाला 7,000 किलोमीटर हाई स्पीड रेल नेटवर्क हमें बनाना है। ठीक है, 2025-26 के लास्ट तक क्या करेगा भारत कि 100% इलेक्ट्रीफाइड जो है वो रेल लाइन बिछा देगा, मैंने विद्युतीकरण का काम पूरा कर लेगा अपना। ठीक है, बजट में जो विकास उपाय है उसमें गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी को ध्यान में रखकर 10 व्यापक क्षेत्रों में बात की गई है। 6 क्षेत्र हैं जिसमें कराधान, विद्युत, शहरी विकास, खनन, वित्तीय विनियामक सुधार में इसको परिवर्तनकारी सुधार करना पड़ेगा। 5 वर्ष के अवधि के दौरान हमें इसकी जो डेवलपमेंट कैपेसिटी है और वैश्विक स्तर पर जो कम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ाने की बात यहाँ पे की गई है। भारत जो है मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि में दुनिया में सबसे बड़ा देश है, याद रखना, मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि में। भारत का जो समुद्री खाद्य निर्यात है उसका मूल्य 60,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे की गई हैं। भारत बजट में जो विकास के 4 इंजन बताए गए हैं वो चीज़ को आपको याद रखना है, इसको आप ध्यान दो। कृषि, तो प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य कृषि योजना है, इसमें राज्यों के सहयोग से शुरू की जाएगी। कम उत्पादन, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण मापदंड वाले 100 जिलों में इसको शामिल किया जाएगा। ठीक है, 1.7 करोड़ किसानों को इससे जो है लाभ मिलेगा। ठीक है, ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम है, जिसमें कि इसके क्या होगा कि इसे बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम से राज्यों की साझेदारी में शुरू की जाएगी। ठीक है, इस कार्यक्रम को, इसका उद्देश्य क्या है कि कौशल निवेश, टेक्नोलॉजी, रूरल जो इकोनॉमी है उसको मजबूती देना, कृषि में रोजगार की समस्या को दूर करना, सभी इसका मूल जो है मंत्र है। इसके साथ ही जो है दलहनों में आत्मनिर्भरता का अभियान है, ये 6 वर्ष का होगा। याद रखना, दलहन में आत्मनिर्भरता का अभियान हमारा कितना है, वो 6 साल का है। इसमें तुअर, उड़द, मसूर की दाल पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, KCC के माध्यम से ऋण लेने की बात की गई, तो यानी यहाँ पे ध्यान रखो कि संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत 7.7 करोड़ किसानों, मत्स्य पालकों और डेयरी किसानों को KCC के माध्यम से अल्पकालीन जो शॉर्ट टर्म ऋण दिया जाए उसकी सीमा 3 लाख से बढ़ा करके क्या कर दी गई है, 5 लाख कर दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 लाख सीमा थी उसको 5 लाख कर दिया गया है। सब्जी और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, अच्छा, मखाना बोर्ड, बिहार का मखाना बोर्ड इंपॉर्टेंट है, ये बहुत न्यूज में था। जो मखाना बोर्ड है इसमें उसके मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की गई है। उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन की बात की गई है, यानी अनुसंधान को, रिसर्च को मजबूत करने के लिए जुलाई 2024 को जारी 100 से अधिक उच्च उपज वाली बीज किस्मों के विकास के लिए, प्रसार के लिए, उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। सरकार मत्स्य पालन पे ध्यान देगी, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। कपास उत्पादकता मिशन शुरू किया गया है, ये 5 वर्षीय मिशन होगा। जो दाल पे आत्मनिर्भरता का मिशन है वो क्या है, 6 वर्षीय होगा, फर्क याद रखना। ठीक है, कपास का उत्पादकता मिशन 5 वर्षीय मिशन होगा। कपास की जो प्रोडक्टिविटी है उसकी लंबे रेशों वाली कपास की किस्मों को बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की गई है। असम में यूरिया संयंत्र की लगाई जाएगी नामरूप में ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के परिसर में। MSME के लिए लगभग जो है मानदंड में संशोधन किया गया है, यानी सभी जो इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर की जो सीमाएं थी जो पहले थी उसमें से 2.5 गुना से 2 गुना तक उसको बढ़ाया जाएगा, नए मानक सेट किए जाएंगे।
सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। 5 लाख रुपए तक की सीमा वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे, ठीक है। और पहले वर्ष में 10 लाख रुपए इसके तहत जारी भी किए जाएंगे। फंड ऑफ फंड्स यानी स्टार्टअप्स के विस्तृत दायरे और 10,000 करोड़ रुपए का नए अंशदान के साथ एक जो है फंड ऑफ फंड्स स्टैब्लिश किया जाएगा। नए उद्यमियों के लिए योजना 5 वर्षों में 5 लाख महिलाओं, SC ST जनजातियों में पहली बार उद्यम करने वालों को 2 करोड़ रुपए की जो है सॉवरेन डेप्ट की उपलब्ध कराने की बात यहाँ पे की गई है। फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र में फोकस प्रोडक्ट स्कीम है। इसमें चमड़ा क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी, उसकी क्वालिटी, उसके कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए इस योजना की घोषणा की गई है। 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 4 लाख करोड़ रुपए का रोजगार और 1.1 लाख रुपए करोड़ का अधिक जो है वो यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात की गई है। खिलौना सेक्टर के लिए भी यहाँ पे उसने सरकार ने किया है। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान के एस्टैब्लिशमेंट करने की घोषणा यहाँ पे की गई है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन भी यहाँ पे बताया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्रालय और राज्यों के लिए नीति समर्थन, रोडमैप, शासन आधारित और निगरानी ढांचा मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए MSME को शामिल करेगा, ठीक है। MSME पर अधिक फोकस सरकार इसलिए करेगी क्योंकि टोटल एक्सपोर्ट में इसका योगदान 45% है। निवेश जो है, इसके निवेश के तहत यहाँ पे बात की गई है कि निवेश को भारत का ग्रोथ इंजन माना गया है, ठीक है। लोगों में निवेश पोषण के लिए लागत मानदंडों में बढ़ाने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की शुरुआत की गई है। इसको सरकारी स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्टैब्लिश की जाएंगी। भारत नेट जो परियोजना है उसके जरिए ग्रामीण सेक्टर की सभी जो सरकारी माध्यमिक विद्यालय हैं, प्राइमरी हेल्थ जो PSCs हैं, उस तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगा। भारतीय भाषाओं की जो पुस्तकें हैं स्कूली और हाई एजुकेशन में डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की गई है। युवाओं के कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र भी स्टैब्लिश किए गए हैं। सभी अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र को स्थापित किया गया है, ठीक है। बैंकों से ऋण में वृद्धि के लिए यहाँ पे ध्यान देना है कि 30,000 रुपये की सीमा के साथ UPI से जुड़े क्रेडिट कार्डों समेत क्षमता विकास के लिए PM स्वनिधि योजना का पुनर्गठन किया जाएगा। गिग वर्कर्स के लिए पहचान पत्र ऑनलाइन, ठीक है, और जो भी ई श्रम पोर्टल उसके पंजीकरण की व्यवस्था होगी। PM जन आरोग्य योजना के तहत उनके साथ स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था होगी। अर्थव्यवस्था में निवेश की जब बात आती है तो हम लोग PPP के साथ 3 वर्षों के लिए विभिन्न परियोजनाओं में क्रियान्वयन के लिए जो है विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी चीज़ों को प्रोत्साहन किया जाएगा। इसका वित्त पोषण कहाँ से होगा तो भारत अवसंरचना विकास निधि के तहत होगा, ठीक है। एसेट मोनेटाइजेशन योजना जो 2025-26 है उसके तहत नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी लगाने की बात की गई है। जल जीवन मिशन को 2028 तक विस्तृत करने की बात की गई है। तो ये ये फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन जो है कब शुरू किया गया था कमेंट करके बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको 2028 तक विस्तारित करने की घोषणा की गई है। शहरी चुनौती निधि जो है सरकार जुलाई 2024-25 तक बजट में घोषित शहरों को विकास केंद्र, शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास और जल और स्वच्छता के प्रस्तावों को लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष एस्टेब्लिशमेंट करेगी, ठीक है। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन 20,000 करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। याद रखना है 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित स्मॉल जो मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उसके एस्टेब्लिशमेंट किए जाएंगे 5। तो इसके लिए परमाणु ऊर्जा मिशन 20,000 करोड़ रुपए के साथ एक्सपेंडिचर के साथ यहाँ पे शुरू की गई है। उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी जो स्कीम है अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों को शामिल किया जाएगा। बिहार के पटना में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट की कैपेसिटी के विस्तार के प्रस्ताव यहाँ पे किया गया है। मिथिलांचल में पश्चिम कोसी नहर परियोजना को फाइनेंशियल जो है हेल्प की जाएगी। खनन क्षेत्र के लिए राज्यों के स्तर पे राज्य खनन सूचकांक की स्थापना की जाएगी, ठीक है। स्वामी निधि 2.0 के लिए जो है ये 1 लाख और आवासीय इकाइयों को पूरा करने के लिए जो सरकारी बैंक और निजी निवेशक है उसके सहयोग से यहाँ पे 15,000 करोड़ रुपए का कोर्स है। पर्यटन क्षेत्रों में 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड में उसको डेवलप किया जाएगा, ठीक है। नवाचारों में निवेश के लिए PM अनुसंधान अध्यावृत्ति योजना है 5 वर्षों में जो संवर्धित वित्तीय सहायता उसके साथ IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में 10,000 जो अध्येता वृत्तियाँ हैं, यानी जो अध्येता मतलब जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति उसको छात्रवृत्ति मिल रही है उसको प्रदान की जाएगी। 10 लाख क्रॉप जर्मोप्लाज्म के लिए देश की दूसरी जीन बैंक एस्टेब्लिश की जाएगी।
नेशनल जियोस्पैटियल मिशन के लिए बुनियादी भूस्थानिक अवसंरचना और डेटा को विकसित करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की जाएगी। ज्ञान भारतम मिशन जो है शुरुआत की जाएगी। इसके अंतर्गत जो शैक्षणिक संस्थान है, संग्रहालय है, पुस्तकालय है, निजी संग्रहकर्ता, उसके साथ देश की पांडुलिपियों को सर्वेक्षण, उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका प्रिजर्वेशन करने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित करने का प्रस्ताव यहाँ पे किया गया है। निर्यात के लिए निर्यात संवर्धन मिशन शुरू किया जाएगा। ठीक है, भारत ट्रेड नेट है, इसमें है कि ध्यान देना है कि जो व्यापार का प्रलेखन है और वित्त पोषण उसके समाधानों के लिए जॉइंटली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेड नेट इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस होगा, इसका पूरक होगा। एफडीआई की जो सीमा है किस चीज़ में, बीमा सेक्टर में, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर में, वो बढ़ा दी गई है, 74 से लेकर के 100% कर दिया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से स्टेटमेंट में सवाल यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें एफडीआई की सीमा हमारी 100% हो चुकी है। ठीक है ना, NABFID द्वारा क्रेडिट वृद्धि सुविधा की गई है। बुनियादी ढांचे के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए यहाँ पे सुविधा देगा। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ढांचे का विकास किया गया है। ठीक है, राजस्व घाटा बताया गया है कि पूरा जो है वो हमारा कितना GDP का 1.5 रहेगा, रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, राजस्व घाटा कितना अनुमान था 2024-25 में 1.8 था, लेकिन इसका संशोधित कितना हो गया 1.9 हो गया। अभी बताया गया है 1.5 है होगा। ठीक है, राजस्व घाटा क्या होता है कि कुल व्यय माइनस कुल राजस्व प्राप्तियाँ, उसी को हम लोग बोलते हैं राजस्व घाटा। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 फ्रेंड्स, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 जो दिया गया है, इससे बढ़िया मैंने इकोनॉमिक सर्वे की क्लास कराई है। आप इसी चैनल पे नीचे आप थोड़ा वीडियोस को स्क्रॉल करोगे, ठीक है, तो वहाँ इकोनॉमिक सर्वे का आपको जो है वीडियो मिल जाएगी। आधे घंटे की क्लास मैंने इकोनॉमिक सर्वे पर पढ़ाई थी, बहुत बेहतरीन क्लास है। इससे अच्छा है हैंड रिटन नोट्स भी है, और आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो इकोनॉमिक सर्वे पर नोट्स मैंने यहाँ पे शेयर किया। वैसे मैं फिर से दोबारा से सेंड कर दूंगा, उस नोट्स को आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो वहाँ से इकोनॉमिक सर्वे आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे अच्छा मैंने वहाँ पर कराया है इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक सर्वे आपको वहाँ पर तैयार हो जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा मैंने कराया, इसलिए मैं इसको यहाँ पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि इससे बढ़िया मैंने वहाँ पे पढ़ा रखा है खुद ही, तो एक ही चीज़ों को 2 बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको जो है यहाँ पे ध्यान देना है, एक चीज़ और है कि RBI का जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है GNPA, ठीक है, वो कितना है, तो सितंबर 2024 के अंत में 2.6% है। ठीक है, NPA वो जो कौन सा NPA क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है। ठीक है, AI के युग में श्रम व्यवस्था, ये सब सारी चीज़ें मैंने इसमें पढ़ा रखी है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है डेटा जो कि आपका जो है वहाँ पे मैंने ना पढ़ा रखा हो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अभी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि भारत का विदेशी व्यापार बताया गया है कि भारत का जो कुल निर्यात है माल और सेवाएँ 2024-25 के पहले 9 महीनों में $602 अरब पहुँच चुका है। और अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान जो माल सेवाओं का कुल आयात कितना है, वो $682 अरब है। वो सब डेटा जो है आप बजट का यूज करना है, इसको मत यूज करना, ये थोड़ा सा पुराना हो गया है। ठीक है, बाकी चीज़ें जो हैं मैं आपको वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ, तो उसको आप वहीं से पढ़ना। मैं उसमें देख रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐसा है जो कि आपको पढ़ाने लायक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसमें मैंने ना पढ़ा रखा हो। ठीक, तो आप वहीं से उसको पढ़ना है, इसमें उतना अच्छा नहीं दिया है। बस इसमें एक डेटा आपको याद रखनी है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि देश के GDP में 16% का योगदान किसका है, आपका कृषि का है, और 46.1% आबादी को रोजगार जो है कृषि क्षेत्र देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा है, विश्व के कुल अनाज उत्पादन में 11.6% योगदान किसका है, भारत का है। विश्व के कुल अनाज के उत्पादन में 11.6% किसका है, वो भारत का है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। IRCTC और IRFC जो 2 कंपनियां हैं रेलवे की, IRCTC और IRFC भारतीय रेलवे वित्त निगम और भारतीय रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम, इन दोनों को पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में नवरत्न का दर्जा दिया जाएगा। नवरत्न कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट है, नवरत्न कंपनी का दर्जा इसमें दिया गया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बात रखनी है कि दोनों कंपनी को दे दिया गया है, तो दोनों क्या है, एक जो IRCTC है वो 25वीं और एक 26वीं, 25वीं से 26वीं, यानी 26 कंपनियां नवरत्न कंपनियों को यहाँ पे दर्जा मिल चुका है। ठीक है, कौन देता है नवरत्न कंपनी को दर्जा, तो ध्यान देना है कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस जो है, सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी भी कंपनियां हैं, लाभ अर्जित करने वाली कंपनियां, उनको यहाँ पे नवरत्न कंपनी का दर्जा देता है। तो रेलवे की दर्जा जो रेलवे की कंपनियां हैं, 7 PSU ऐसी हैं सार्वजनिक तौर पर जो कि नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं, वो है कॉनकॉर है।
ठीक है। पहली रेलवे कंपनी बनी थी, फिर इसके बाद रेलवे विकास निगम लिमिटेड है, इरकॉन है, रिट्स है, रेलटेल है, IRCTC है, IRFC है, ठीक है। तो 9 जो है 7 PSUs हैं, टोटल हमारे 26 PSUs हैं जिनको नवरत्न का दर्जा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये बातें हैं। अच्छा, यहाँ पे अब नवरत्न कंपनी जो है वो यहाँ पे बताया गया इसमें कि जो कोई भी कंपनी होगी उसके नेटवर्थ में नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, कुल उत्पादन में श्रम लागत का अनुपात कितना है, पूंजी पर रिटर्न कितना मिल रहा है, उसका रेशियो, टर्नओवर के जो रेशियो में लाभ कितना हो रहा है, पर शेयर आय कितनी है, इस पे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। अगर इन जो किसी भी पब्लिक सेक्टर का जो इंटरप्राइज है उसको 6 संकेतकों में कुल 60 से अधिक स्कोर हो रहा है और 5 वर्षों में 3 वर्षों में उसको उत्कृष्ट MU की रैंकिंग मिली है, तो भी वहाँ पे नवरत्न का जो है देने का कंपनी का देने का विचार किया जाता है नवरत्न कंपनी। और कौन देता है? डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न कंपनी का दर्जा देता है, ठीक है। आपको आर्थिक समीक्षा के लिए मेरे क्लास है एक आधे घंटे की, उसको आपको देखना है। नोट्स मैं दोबारा से जो है आपके टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल का अनावरण यहाँ पे किया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत का जो समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो ढांचा उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए, वर्ल्ड ट्रेड की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए और जो स्टेबिलिटी उसको सिक्योर करने के लिए कई सारी पहल की शुरुआत की है। इसी में एक है एक राष्ट्र एक बंदरगाह, वन नेशन वन पोर्ट का शुभारंभ करना। वन नेशन वन पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी के अवसर पर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स सागर आकलन का भी शुभारंभ किया गया है, ठीक है। तो करेगा क्या? ये नवाचार की संस्कृति को लेकर के भारत के जो बंदरगाह है वैश्विक मानकों के तौर पे कितना आगे बढ़ रहे हैं, उसे इस सब सारी चीज़ों को बताएगा। इससे भारत की जो है समुद्री साख भी बढ़ेगी, ठीक है। तो भारत ने पहले ही वैश्विक लॉजिस्टिक में उल्लेखनीय प्रगति की है पहले से ही, और अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट के लिए विश्व बैंक का जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 है उसमें भारत जो है वो 22वें स्थान पर पहुंच चुका है, याद रखना आपको, अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, भारत की समुद्री सीमा का पहुंच का विस्तार करना, वैश्विक व्यापार के फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, वैश्विक व्यापार को मजबूत करने के लिए भारत ग्लोबल पोर्ट कंसोर्टियम का भी शुभारंभ सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया है। और व्यापार की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए जो नौकरशाही की अकुशलता उसको कम करना है, व्यापार में आसानी के लिए मैत्री विनियामक इंटरफेस के लिए मास्टर एप्लीकेशन जो है उसको भी शुरू किया गया, यानी मैत्री का शुरुआत की गई है। मैत्री क्या करेगी कि नौकरशाही की जटिलताएं उसको कम करेगी, मंजूरी में तेजी लाएगी, व्यापार में आसानी लाएगी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विनियामक इंटरफेस के लिए मास्टर एप्लीकेशन मैत्री, भारत ग्लोबल पोर्ट कंसोर्टियम, ये 2 शुरुआत, 3 चीज़ें, और एक वन पोर्ट वन नेशन, ठीक है, ऐसे वाला, ठीक है, वन पोर्ट वन नेशन वन पोर्ट, तो ये इसकी भी शुरुआत यहाँ पे की गई है, ठीक है। अब आते हैं, केंद्रीय मंत्री ने देश के समुद्री विरासत और समुद्री विकास को मनाने के उद्देश्य से मुंबई में 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक जो भारत समुद्री सप्ताह है उसकी घोषणा की गई है। तो याद रखना आपको, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 27 से 31 अक्टूबर 2025 तक भारत समुद्री सप्ताह को मनाने की घोषणा यहाँ पे की गई है। दुनिया का वैश्विक समुद्री सम्मेलन होगा जो दुनिया में सबसे बड़ा होगा, ठीक है। 2024-25 में बागवानी उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान आया है, ठीक है। तो यह बात करने हैं कि जो देश में बागवानी फसलों के अधीन कुल क्षेत्र कितना है, तो 29.26 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। उत्पादन कितना है, तो 367.72 मिलियन टन कुल बागवानी का उत्पादन यहाँ पे किया गया, 3.7% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। ये बातें यहाँ पे की गई हैं। अच्छा, सब्जियों के उत्पादन में 6.02% की वृद्धि हुई है, प्याज का उत्पादन जो है वो बढ़ा है, ठीक है। उत्पादन का अनुमानित कितना है, 30.77, आलू का उत्पादन भी अनुमानित किया गया, सब अनुमानित है, ठीक है, इसको छोड़ दो आप। केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास हुआ है, आपको मैंने कई बार पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ को, तो मैं विजन के मैगजीन में भी पढ़ाया और ऐसे भी आपको कई बार केन बेतवा लिंक नंबर मतलब ये खबरों में रहा है। तो प्रधानमंत्री ने 25 दिसंबर 2024 को खजुराहो के कार्यक्रम में इसका जो शिलान्यास किया, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत केन नदी से पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा, याद रखना, केन से बेतवा भेजा जाएगा अब, ठीक है। तो एमपी में दाऊधन में बांध का निर्माण, लोअर उर डैम परियोजना, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना द्वारा ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाएंगी, ठीक है। तो 9.08 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की सुविधा होगी, तमाम 103 मेगावाट की बिजली, 27 मेगावाट सौर ऊर्जा यहाँ पे पैदा होगी।
तो एमपी से 10 जिले यहाँ पे प्रभावित, जो यहाँ पे उसके प्रभावित होंगे या उससे लाभान्वित होंगे। यूपी के आपको याद रखना है, क्योंकि यूपी पीसीएस के लिए, यूपी आरओआई के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी के जो जिले लाभान्वित होंगे वो होंगे महोबा, झांसी, बांदा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब आता है 2024 के दौरान नवीकरणीय विद्युत संस्थापित क्षमता में वृद्धि हुई है। 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का जो हमारा उत्पादन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की दिशा में विभिन्न पहल हुई। ठीक है, तो इससे देश में क्या हुआ कि नवीकरणीय ऊर्जा की जो कैपेसिटी है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, वो 15.84% की वृद्धि हुई है 2024 के दौरान ही। ठीक है, तो कितना हो चुका है, तो दिसंबर 2024 में जो कैपेसिटी है वो 209.44 गीगावाट हो चुका है। 2030 तक हमारा कितना लक्ष्य है, 500 गीगावाट का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा। अच्छा, सबसे वृद्धि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में किस सेक्टर में हुई है, तो सौर ऊर्जा के सेक्टर में हुई, 24.54 गीगावाट की वृद्धि हुई है। ठीक है, टोटल कितना हो चुका कैपेसिटी, तो 97.86 गीगावाट हो चुका। पवन ऊर्जा में कितनी की बढ़ोतरी हुई है, तो ध्यान देना है, टोटल अब हो चुका है वो 48.16 गीगावाट। बायो एनर्जी 11.35 गीगावाट। लघु पन विद्युत परियोजना वो कितना हो चुकी है, 5.10 गीगावाट। ये आपका यहाँ पे डेटा दिया गया है। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है सूचकांक, जो है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। तो इंपॉर्टेंट रखना है आपको याद, यही चीज़ को आपको यहाँ फोकस करनी है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 को किसने जारी किया, तो विश्व बैंक ने जारी किया। ठीक है, LPI। अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट में भारत जो है 22वां स्थान पाया है, और टोटल रूप से जो 139 देशों की श्रेणी, तो पूरा देशों को जिसमें शामिल किया गया था अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में रिपोर्ट में, उसमें 139 देशों में से भारत का स्थान कितना है, 38वां है, 38 है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक कैपेसिटी को भारत को ये दर्शाता है। ठीक है, अब इस पूरा रिपोर्ट जो जारी किया गया विश्व बैंक द्वारा, उसका नाम क्या है, कनेक्टिंग टू कम्पीट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट में भारत जो था वो कितना था, 18 में 44 में था, अब 2023 में वो 22 में बन चुका है। यहाँ इंपॉर्टेंट है, बंदरगाहों ने जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है उसको घटा करके 0.9 डे कर दिया। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है फ्रेंड्स, तो ऐसे फ्रेंड जैसे मान लो कि ये बंदरगाह है, यहाँ से एक जहाज़ आ रही है कुछ माल लेकर के, सामान लेकर के, और यहाँ आई, उतारा और वापस गई। ठीक है, या फिर जो है रुकी और वहाँ से जो उसका रिपेयरिंग था, मतलब एक जहाज़ को आने और उसको वापस जहाँ से जाने में उसका जो टर्न अराउंड टाइम है उसको घटा दिया गया है। मतलब एकदम काफ़ी काम हो रहा है। इसको सोचो कि पूरे विश्व में आप देखो सबको पीछे कर दिया। अब अमेरिका में देखो 1.5 डे है, ऑस्ट्रेलिया में 1.7 डे है, जर्मनी में 1.3 है, उनसे भी हमारा बेहतर प्रदर्शन है 0.9 डेज। ठीक है, PM गति शक्ति मास्टर प्लान राष्ट्रीय ने जो यहाँ पे शुरू किया गया था, ये इसमें बहुत अधिक हेल्प किया है। ठीक है, और इससे क्या हुआ है, 2024 लक्ष्य है कि 2024-25 तक लॉजिस्टिक लागत को कम करना है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। PM गति शक्ति प्लान कब शुरू किया गया था, मास्टर प्लान 2021 में। इस तरह से नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 में लाई गई थी। इसको आप याद रखो, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होगा कि जो अंतिम मेल डिलीवरी चुनौती है उसको कम करना है, बाधाएँ दूर करनी है, लॉजिस्टिक की कैपेसिटी में सुधार करना है। ठीक है, उसकी इफिशियंसी में सुधार करना है, उसको अधिक संगठित बनाना है और लागत प्रभावी बनाना है। ठीक है, इसके लिए जो है लॉजिस्टिक डेटा बैंक परियोजना कंटेनरों को ट्रैक करने के लिए रेडिफ RFID टैग का उपयोग करती है। ठीक है, इससे देरी को कम करने, आपूर्ति श्रृंखला को पारदर्शिता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। AI और डिजिटल जो सिस्टम है, ट्रैकिंग सिस्टम, इसका उपयोग भी बढ़ रहा है। इससे माल ढुलाई में सुधार हो रहा है। भारत का मेरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 भी है। अब ये क्या है, तो लॉजिस्टिक सेक्टर में जो दीर्घकालीन सुधार हो रहे हैं उससे हमें उसको बढ़ाना, उसको उसी की योजना है जिसमें कि बंदरगाह की कैपेसिटी में विस्तार होना है, सस्टेनेबिलिटी उपाय है, जहाज निर्माण है, इसको बढ़ावा देना है। तो मेरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 भारत का है। ठीक है, 2047 तक उसकी बात की जा रही है लॉजिस्टिक सेक्टर में जो समुद्री जो लॉजिस्टिक सेवाएँ हैं उसको यहाँ पर सुदृढ़ करने के लिए। ठीक है, सबसे टॉप परफॉर्मेंस इस पूरे इंडेक्स में कौन रहा, तो सिंगापुर रहा है, फिलीपींस रहा है, फिनलैंड रहा है, और दूसरा कौन सा रहा है, तीसरा डेनमार्क रहा है। ठीक है, अंतिम स्थान पे लीबिया है। ठीक, इसके कई सारे कंपोनेंट्स जैसे कस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग शिपमेंट, लॉजिस्टिक क्वालिटी, ट्रैकिंग शिपमेंट की कितनी समय बढ़ता है, ये सारी चीज़ें इस पर ये मानक थी। इसी पे ये रिपोर्ट किसने जारी किया, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया। भारत का टोटल स्थान कितना है, वो है आपका 38वां। अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी जब पूछेगा तो 22वां है। ठीक है, और टोटल पूछेगा समग्र रूप से तो 38वां है। ठीक है, टॉप कौन किया है, यहाँ पे ध्यान देना है, टॉप जो किया है उसमें याद रखना है सबसे टॉप किया सिंगापुर। ठीक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं।
अब आता है नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 भारतीय राज्यों के लिए जो वित्तीय स्वास्थ्य है उस पर एक ध्यान केंद्रित करने वाली रिपोर्ट है, जो डेटा बेस्ड जो है सारी चीज़ें यहाँ पे देती है, जो वित्तीय प्रशासन, आर्थिक फ्लेक्सिबिलिटी यानी इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी कितना है, इसकी कैपेसिटी जो है और जो उसकी स्थिरता स्टेबिलिटी है क्या है, उस सारी चीज़ों पे राज्य स्तरीय जो पॉलिसी जो बनाई जा रही है उस पर सारा उसका समग्र एक आकलन देती है। ठीक है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन बेरी और जो सीईओ हैं BR सुब्रमण्यम, इन सभी लोगों ने मिलकर के एक नई रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 का उद्घाटन अंक लॉन्च किया। 5 प्रमुख उप सूचकांक हैं, इसमें व्यय की गुणवत्ता कितनी है, राजस्व का संग्रह कितना है, वित्तीय विवेक क्या है, ऋण सूचकांक क्या है, ऋण स्थिरता क्या है। तो इन सारी चीज़ों पे 18 प्रमुख राज्यों का यहाँ पे आकलन किया गया है। सबसे टॉप परफॉर्मेंस जो राज्य किया है वो है उड़ीसा। ठीक है, वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में सबसे टॉप पे है। ठीक, अच्छा, इसके साथ ही जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं छत्तीसगढ़ है, फिर गोवा है। इसके साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चीज़ें ये इस तरह से स्पष्ट आती हैं। देखो, टॉप अचीवर स्टेट कौन से हैं, तो टॉप अचीवर स्टेट है उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर गोवा है। ठीक है, इसी तरह से फ्रंट रनर स्टेट्स में आपका यूपी आता है 7वें नंबर पे, फ्रंट रनर स्टेट रहा है। 13वें नंबर पर आता है आपका बिहार। ठीक, ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं याद रखना। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं, तो पंजाब और केरल हैं। ठीक है, टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लाइंट पाइप विकसित की है। स्टील निर्माण, टाटा स्टील जो है प्रमुख स्टील निर्माण की कंपनी है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि करने की घोषणा की। इसमें भारत की पहली कंपनी बनी है जिसने 100% गैसीय हाइड्रोजन परिवहन के लिए विशेष रूप से हाइड्रोजन कंप्लाइंट पाइप विकसित की है। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में जो ट्रांजिशन हो रहा है हमारा इंपॉर्टेंट एक स्टेप हो सकता है इसका। ठीक है, तो जो हमारा भारत का महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन है उसी के साथ ये पूरा मेल खाता है। ये हाइड्रोजन कंप्लाइंट पाइप है, इसी को या हाइड्रोजन गैसीय हाइड्रोजन का परिवहन करने के लिए इस्तेमाल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका उसका नाम क्या है, API X65 पाइप से, जिसे टाटा स्टील ने खपोली कलिंग नगर जो संयंत्र है उसमें यहाँ पे उसको निर्मित किया है। हाइड्रोजन परिवहन के लिए सभी आवश्यकताएं जो होती है उसको पूरा करता है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे इसमें बताई गई हैं। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग का अनुदान जारी हुआ है। अनुदान ग्रांट ये होता है कि उसको पैसा वापस नहीं करना स्टेट को, ग्रांट होता है। अनुदान में ये फर्क होता है ऋण में, और ऋण में पैसा वापस करना होता है, अनुदान में पैसा वापस नहीं करना होता। अनुदान जो होता है उसको इंग्लिश में ग्रांट बोलते हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान जो है वो 19 फरवरी 2024 को लॉन्च किए हैं, जिसमें बिहार, हरियाणा, सिक्किम की जो ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं, रूरल लोकल बॉडीज़ हैं, उन पर इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल हेल्प यहाँ पे की गई है। उद्देश्य क्या है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना है, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बेहतर करना है, और रीजन बेस्ड जो उसकी नीड्स हैं सभी पंचायतों की जिनकी अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं उसको यहाँ पर पूरा करना है। इसमें अवशिष्ट अनुदान है और विशिष्ट अनुदान है, अविशिष्ट और विशिष्ट अनुदान। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है आपको। उपयोग क्या होगा, तो स्वच्छता के लिए, जल आपूर्ति के लिए, तमाम चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, 3 राज्यों को जो यहाँ पे अनुदान वितरित किया गया है, जो मानदंड था जिसमें बिहार को दिया गया है, याद रखना है। ठीक है, हरियाणा को दिया गया और सिक्किम को दिया गया है, ये 4 चीज़ें हैं। अविशिष्ट अनुदान में ध्यान देना। अविशिष्ट अनुदान में क्या है कि जो अविशिष्ट अनुदान है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, रूरल जो लोकल बॉडीज है उसको क्षेत्र विशिष्ट की जो ज़रूरतें होंगी विकास की उसको पूरा करना है अविशिष्ट अनुदान के थ्रू। ठीक है, तो ध्यान देना, आप जब पढ़े होंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की सारी जो प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स या जो भी आप लक्ष्मीकांत में, तो उसमें बताया गया है कि 29 विषय जो हैं वो क्या है, 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषयों पे पंचायती राज संस्थाओं को, रूरल जो लोकल बॉडीज़ हैं उस पर काम करने की उपयोग यहाँ पे उन लोगों को यहाँ पे अधिकार दिए गए हैं। 29 विषय ऐसे हमारे हैं। ठीक है, 29 विषयों पे जो स्थानीय विकास कार्य है उस पर उपयोग में खर्च किया कौन सा होगा, अविशिष्ट अनुदान जो दिया गया है, अनटाइड अनुदान, उसको यहाँ पे। अब याद रखना, ये स्टेटमेंट में सवाल दे सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है। इन निधि का जो है वेतन या प्रशासनिक खर्चों में उपयोग क्या है, वर्जित है। ये वर्जित है, मतलब इसका आप जो अनटाइड जो अनुदान है, अविशिष्ट अनुदान है, उसको आप वेतन में या अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ आपको क्या है, क्षेत्र विकास की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना है। और विशिष्ट अनुदान क्या है, तो आवश्यक सेवाओं के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि स्वच्छता
ODF फ्री स्थिति बनाए रखना, वर्षा जल संचयन, वाटर रिसाइकलिंग, इन सारी चीज़ों में जो है यहाँ पे विशिष्ट अनुदान का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसके अनुदान से ग्रामीण का जो शासन है, जो उसको गवर्नेंस है, उसको मजबूत करने में अहम भूमिका होगी। इससे केंद्र सरकार बिहार, हरियाणा, सिक्किम की ग्रामीण स्थानीय आबादी को सशक्त करने और बुनियादी सेवाओं में सुधार करने की बात यहाँ पे दोहरा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन को 29 जनवरी 2025 को मंजूरी दी है, जिसमें 16,300 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। कितना? 16,300 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब याद रखो कि प्रमुख तकनीकों और रक्षा उत्पादन के लिए आवश्यक है, जो हमारी उन खनिजों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शुरू किया गया। कितने साल के लिए शुरू किया गया है? तो 6 साल के लिए शुरू किया गया। याद रखना, 6 साल के लिए। दालों के लिए आत्मनिर्भरता जो बजट में घोषित की गई थी, उसमें भी जो है दलहन के लिए, तो वो भी 6 साल और ये भी 6 साल। ठीक है, कपास के लिए जो शुरू की गई थी योजना बजट में, वो कितना था? 5 साल के लिए था। ठीक है, तो सब चीज़ों को आपको एकदम मेमोराइज करना है, इसी तरह से एक्टिव रिकॉल करना है, सारी चीज़ों को याद हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो आवश्यक खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना है, आयात पर निर्भरता कम करनी है, भारत की जो संसाधन सुरक्षा उसको मजबूत करनी है, स्थलीय और अपतटीय दोनों प्रकार के जो खनन हो रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ को इसमें शामिल किया जाएगा। 2024 वाले बजट में इस मिशन की घोषणा यहाँ पे की गई थी। ठीक है, तो उद्देश्य आप जानते हो कि खनन परियोजनाओं की मंजूरी देना तत्कालीन तौर पे, उन्हें वित्तीय सहायता देना जो खनन अन्वेषण की जो गतिविधियां हैं, और इसके साथ ही आप याद रखना, तो भारत के बाहर भी महत्वपूर्ण जो खनिज संपत्ति है उसके अधिग्रहण को समर्थन देना, इन सारी चीज़ों के लिए जो है पूरा ये उसका उद्देश्य है। कंपोनेंट्स क्या हैं? तो ध्यान देना है, मिशन में खनिज प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना, रिसाइकलिंग सहायता के प्रावधान है, PSU और निजी कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित की जा रही है। ठीक है, याद रखना, खान मंत्रालय ने 20 फरवरी 2025 को राजपत्रित जो अधिसूचना थी उसके अनुसार बैराइट, फेल्सपर, अब्रक और क्वार्ट्ज को माइनर मिनरल्स की सूची से निकालकर मेजर मिनरल की सूची में पुनर्वर्गीकृत कर दिया है। किस चीज़ को? बैराइट, फेल्सपर, अब्रक और क्वार्ट्ज को माइनर मिनरल थे, इनको अब मेजर मिनरल में कर दिया है। तो याद रखना है कि कौन कौन सा? बैराइट है, फेल्सपर है, अब्रक है और क्वार्ट्ज है। ठीक है, अच्छा, अभी इसको जो है यहाँ पे सूची, अभी यह निर्णय कब किया गया है? तो यह निर्णय जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नेशनल क्रिटिकल मिनरल को मंजूरी देने के बाद लिया गया। ठीक है, इस मिशन में क्या है कि महत्वपूर्ण खनिजों की खोज खनन की परिकल्पना की गई है। ठीक है, अब ये मेजर मिनरल्स हैं कौन कौन से? बैराइट, फेल्सपर, अब्रक और क्वार्ट्ज। ठीक, ये सारी चीज़ें, क्वार्ट्ज और फेल्सपर, अब्रक जो है और अब्रक पिगमाइट चट्टानों में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपके ज्योग्राफी के सेक्शंस में भी पूछा जा सकता है इस तरह की चीज़ों को। तो क्वार्ट्ज, फेल्सपर और अब्रक पिगमाइट चट्टानों में, ठीक है, पाए जाते हैं। टाइटेनियम, टंगस्टन बहुत सारे खनिजों के स्रोत हैं। बैराइट्स का उपयोग कहाँ होता है? तेल के ड्रिलिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, विकिरण के परीक्षण में। क्वार्ट्ज का जो है फेल्सपर, अब्रक जो है वो सिरेमिक, ग्लास, सेमीकंडक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, पुनर्वर्गीकरण के बाद जो खनिजों का अवैध निष्कर्षण कम हो जाएगा, क्योंकि अब इन खनिजों का जो खनन होगा वो किस एक्ट के तहत शामिल जो गवर्न होगा? तो खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1997 के धारा 8A के तहत इसको गवर्न किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आता है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें कि 2025 मार्च में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट संख्या के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या कितनी हो गई है? 284 हो गई है। भारत ने प्रत्येक अरबपति की जो एवरेज प्रॉपर्टी है उसके मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया, यानी कि मतलब यह है कि प्रत्येक एवरेज के पास इतनी मात्रा तक जो है संपत्ति है, तो उस मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो। अच्छा, भारत के अरबपतियों की कुल संपत्ति सऊदी अरब जैसे जो देश है उसकी पूरी GDP से भी ज़्यादा हो चुकी है, यानी बहुत बड़ी बात है ये। सोचो, पूरी GDP जो सऊदी अरब की है उससे भी अधिक हो चुकी है। ठीक, चीन का शहर जो संघाई, उसने मुंबई को पीछे छोड़ दिया है। एशिया के अरबपतियों की जो सूची उसमें संघाई में सबसे जो है अरबपति हैं, वो अब अरबपतियों की राजधानी बन चुकी है। संघाई में अरबपतियों की संख्या 92 है, बॉम्बे में है 90। दुनिया में 3,456 अरबपति हैं। ठीक है, भारत की अगर बात करें तो सबसे जो या इम्पॉर्टेंट है कि सबसे जो है इम्पॉर्टेंट ऐसा एक चीज़ यहाँ पे याद रखो, न्यूयॉर्क जो है वो 129 अरबपतियों के साथ दुनिया का बिलियनियर कैपिटल बना है। न्यूयॉर्क में सबसे अधिक जो है वहाँ पे अरबपति रहते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी जो है एशिया के और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। कुल संपत्ति 8.6 लाख करोड़ रुपए है। गौतम अडानी थोड़ा से पीछे हैं, 8.4 लाख करोड़ रुपए। HCL की रोशनी नादर है, दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला भी हैं।
ठीक है। रेजर पे के शशांक कुमार, हर्षिल माथुर भी हैं, सबसे युवा इंपॉर्टेंट है ये, याद रखो, ये चीज़ को मैं हाईलाइट करना भूल गया, इसको यहाँ पे याद रखो। रेजर पे जो है जो है एक पेमेंट गेटवे है, शशांक कुमार और हर्षिल माथुर 8,643 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी साथ सबसे युवा भारतीय अरबपति बने हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो याद रखो, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क हैं, टेस्ला के मालिक हैं, $420 बिलियन। जेफ बेजोस हैं, ठीक है, बेजोस हैं अमेजन के। मार्क जुकरबर्ग हैं मेटा के। लैरी एरिसन हैं ओरेकल के, ठीक है। वॉरेन बफेट हैं बर्कशायर हैथवे के। लैरी पेज है अल्फाबेट के। इस तरह के सारे लोग हैं, ठीक है। स्वदेश में पैसा भेजने के मामले में भारत ने खाड़ी देशों को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये याद रखो, इसमें आरबीआई की रिपोर्ट आई है कि भारत में जो रेमिटेंस आता है उसके सोर्स में बदलाव हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। यानी जो भारत में जो रेमिटेंस प्राप्त होता है ना, उसमें यूएसए का और यूके का सबसे अधिक यहाँ से जो रेमिटेंस है वो प्राप्त हुए, खाड़ी देश पीछे छूट चुके हैं, ठीक है। अब ध्यान देखो, फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो रेमिटेंस है यूके और यूएसए से कुल कितना है, 40% हो गए हैं। कितना था 2017 में, 26% थे। यानी कि जो अब ध्यान दो कि यूके से जो प्रेषण जो यानी रेमिटेंसेस मिल रहा है वो 10.8% हो चुका है, अमेरिका से 28% हो चुका है, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ है कि अन्य देशों से भी रेमिटेंसेस बढ़े हैं, यानी खाड़ी देशों पे जो हमारी निर्भरता थी वो कम हो चुकी है। और कारण क्या है इसका कि जितने जो मतलब टेक्नोलॉजी, टेक सर्विसेज, तमाम चीज़ें जो उच्च कौशल के भारतीय हैं जो अन्य देशों में रह रहे हैं यूके यूएसए में, वो लोग जो है अच्छे पैसे भेज रहे हैं, तो इसके कारण से ये बदलाव आया है, ठीक है। और याद रखो, राज्यवार प्रेषण वितरण के मामले में, जैसे कि स्टेट वाइज अगर बात करें रेमिटेंसेस के मामले में, तो स्टेट वाइज रेमिटेंसेस के मामले में महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु को कुल प्रेषण का 50% प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र को, केरल का, तमिलनाडु का, ठीक है, याद रखना आपको। अब आते हैं विश्व आर्थिक मंच औद्योगिक क्लस्टर पहल में भारत के 5 क्लस्टर शामिल हुए हैं। विश्व आर्थिक मंच की औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल में जनवरी 2025 को भारत के 5 क्लस्टर सहित 16 देशों के 33 औद्योगिक क्लस्टर शामिल हुए हैं, ठीक है। नए शामिल भारतीय क्लस्टर में गोपालपुर औद्योगिक पार्क, आंध्र प्रदेश में काकीनाडा क्लस्टर जो है, केरल ग्रीन हाइड्रोजन वैली, गुजरात में मुंद्रा क्लस्टर और मुंबई में ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर शामिल हुए हैं, ठीक है। अच्छा, क्लस्टर वो क्या होते हैं औद्योगिक क्लस्टर? तो भौगोलिक रूप से ऐसे संकेंद्रित क्षेत्र होते हैं या केंद्र होते हैं जहाँ से परस्पर जुड़े उद्योग, कंपनियां, संस्थान इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको गति देने के लिए अपने साथों कोऑपरेट करती हैं, ठीक है। उनके बाहर अनेक जो सहयोगी मॉडल होते हैं, विभिन्न डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होता है। विश्व भर में अब ये जो है ये स्वच्छ ऊर्जा बुनियादी ढांचे की तैनाती बढ़ा सकते हैं। इस पहल को याद रखना है, विश्व आर्थिक मंच का औद्योगिक क्लस्टर पहल, इसको कब शुरू किया गया था? तो COP26 में 2021 में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसे ईपरी और एक्सचेंजर की साझेदारी में डेवलप किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको ईपरी और एक्सचेंजर की साझेदारी में इसको डेवलप किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक विकास बढ़ाना है, रोजगार को सृजन को बढ़ावा देना है, ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है उसको कम करना है। तो इस पहल में कौन कौन से शामिल हैं? तो 16 देश, 5 महाद्वीपों के 33 क्लस्टर यहाँ पे शामिल हैं। तो 5 क्लस्टर जो हैं भारत के शामिल हुए हैं, याद रखना। इसमें विश्व आर्थिक मंच की ये पहल है, औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल, ठीक है, याद रखना। इसमें कब लॉन्च किया गया था? COP26 में लॉन्च किया गया था। किसे? एक्सेंचर और ईपरी की साझेदारी में विकसित किया गया था। किसकी है? विश्व आर्थिक मंच के, ठीक है। ये पूरी पहल है। तो भारत के 5 यहाँ पे हुए हैं। अब यहाँ टोटल 33 क्लस्टर यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इस तरह से हमने अभी अब पूरा इकोनॉमी का जो करंट अफेयर था साल भर का 6 महीने का, उसको मैंने कवर कर दिया। 6 महीने का जो कवर कराया है इकोनॉमी करंट अफेयर। अब इसके बाद अब बचा है समसामयिकी, अर्धवार्षिकी, छोटे से करंट अफेयर्स हैं। 1 दिन का समय लगेगा फ्रेंड्स, कल मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद खेल बचेगा और संक्षिप्त क्या बचेंगी, अगले दिन उसको कंप्लीट, यानी कि 2 दिन और लगेंगे, यानी आपका पूरा मैगजीन कवर हो जाएगा। इवन एक पेज, यानी मैं आज आपको जो पढ़ा रहा हूँ 140वें पेज पे पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने पिछले जो क्लासेस ली है उसमें 140 पेज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 200 पेज की मैगजीन थी, 180 पेज की। अब 20-20 पेज और पढ़ाने हैं, वो मैं कल आपको पढ़ा के छुट्टी कर दूँगा। आपकी पूरी मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी और आपके पास इनफ टाइम है RO-ARO के लिए भी रिविज़न करने के लिए, ठीक है। RO-ARO का रिवीजन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। BPSC के लिए आपके पास पर्याप्त, मैंने मैगजीन 6 महीने करंट अफेयर करा दी है 71 BPSC के लिए, और UP PCS प्रीलिम्स 2025 के लिए तो इंपॉर्टेंट ये है ही, ठीक है।
तो इन सारे चीज़ मैगजीन्स के जो कवर करा ले रहा हूँ फ्रेंड्स, आप अपने फीडबैक ज़रूर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स में जरूर आपको वहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, धन्यवाद।